मिलेगी, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन है कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स इज रिटन बाय, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, तो आप बिल्कुल नोट कर लें कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स किस पुस्तक में लिखी है, रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, केट मिलेट या इमैनुअल कांट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केट मिलेट। ये रही बुक की फोटो, मैं इसलिए लगा देता हूँ कि आपको मल्टीपल टाइम याद रहे, वो चीज़ निकलती है ना। इसी ये फोटो आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ केट मिलेट की मैंने कोई बुक देखी थी। फॉरवर्ड किसने किया है उसको, है कैथरीन मैकिनॉन ने किया है, एंड आफ्टरवर्ड किसने किया, रेविका मेड ने किया है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ लॉन्चेज। देखिए इसको देखिए क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं एग्जाम में, देखिए ये आता है पब्लिक यूनिट नंबर 10 हमारी है, और पब्लिक पॉलिसी से ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका रीज़न पूछने का ये है क्योंकि ये करंट का मुद्दा जोड़ के चलता है। करंट का मतलब ये नहीं कि इसी साल हुए की चीज़ें हो नहीं है, ये आपके लगभग 2014, 10 या जो भी स्कीम्स आपकी रनिंग में चल रही है इस समय करंटली में, उसको ये गो थ्रू करके चलता है। स्वामित्व स्कीम हो गई, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, स्वनिधि से समृद्धि, इनॉर्गेशन ऑफ कर्तव्य पाथ एंड नमामि गंगे। अधिकतर इनका जो स्रोत रहता है वो पीआईबी की वेबसाइट रहता है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहीं से लॉन्च होती हैं, मतलब सर्कुलेशन जो जारी किया जाता है इन्फॉर्मेशन के जरिए यहीं से होता है। अब इसका जब आंसर आप देखेंगे तो मैंने इसके लिए एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी है। इसका आंसर एक होगा BEACED। तो देखते हैं इसका क्या एक्सप्लेनेशन रहेगा। जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन था, जिसे हम लोग कहते हैं क्लीन इंडिया मिशन, तो हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, महात्मा गांधी की जयंती पर बाय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं गंगा जी को स्वच्छ करने के लिए, जून 2014 में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी का संरक्षण और पुनरुद्धार करना है। स्वामित्व स्कीम जो हमारी थी, ग्रामीण परिवारों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करने के लिए 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। अब ये लॉकडाउन के समय आई थी स्वामित्व योजना, ठीक है। स्वनिधि से समृद्धि की योजना थी, वो स्ट्रीट वेंडर को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। और कर्तव्य पथ का उद्घाटन जो आपका किया गया वो 2022 को किया गया। राष्ट्रीय पथ भवन से इंडिया गेट तक का नया मार्ग होगा, ठीक है। अब देखते हैं, कुछ आपको लगेगा कि जून 2014, तो जब ये ऑप्शन जो आंसर की से आया वो BEACD ही है, बट अगर आप ओरिजिनली देखेंगे तो नमामि गंगे जो मिशन था वो आपका जून को लॉन्च हो चुका था, तो EB होना चाहिए था, पर आप देखेंगे ऑप्शन में EB का कोई ऑप्शन नहीं था। आंसर की भी एक ही दिया गया, तो आप इसको जरा नोट कर लेना कि ये अक्टूबर में था, उसका ये जून में था, ठीक है। ये आपको ध्यान बहुत जरूरी रखना, ठीक है। इनकी डेट्स आप याद कर लीजिए, 2020 में स्वामित्व के लिए, और स्वनिधि से समृद्धि का आप अगर याद कर सकें तो वहाँ देखा होगा लॉकडाउन में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसके लिए लॉन्च की गई थी स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपको मिलेगा यूनिट नंबर 2, यानी कि जब हम लोग पॉलिटिकल थिंकर पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं रॉबर्ट नॉजिक को, ठीक है। या फिर आप बात करते हैं यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं कि who argued the property rights should be strictly upheld provided that wealth has been justly acquired in the first place or has been justly transferred from one person to another। देखेंगे इसको कैसे क्या समझते हैं कि संपत्ति की बात हो रही है, तो संपत्ति के थिंकर आप पहले काउंट कर लीजिए कौन कौन किसने क्या क्या कहा है, ठीक है। हम लोग जॉन रॉल्स की बात कर लेते हैं, एक प्रकार से रॉबर्ट नॉजी की बात कर लेते हैं, ठीक है। जॉन लॉक दोनों थिंकर्स लिखते हैं, ठीक है। संपत्ति के अधिकारों को सख्ती से बरकरार रखना चाहिए, ठीक है, और बशर्ते धन पहले से न्याय संगत रूप से अर्जित किया गया हो या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को न्याय संगत रूप से हस्तांतरित किया गया हो। यहाँ डिटेल ये पूछ रहा है कि अगर आप देखेंगे तो ये पूछ रहा है बिल्कुल न्याय तरीके से, ठीक है, और ये पूछ रहा है सख्ती से बरकरार रखना चाहिए। अगर संपत्ति के अधिकार की बात करेंगे तो नेगेटिव लिबर्टी का हम लोग अंतर्गत कंसीडर करेंगे। उसमें थिंकर ढूंढ लीजिए कौन कौन से हैं। क्वेश्चन को मैं हल करने का तरीका बता रहा हूँ। ये देखिए महात्मा गांधी ऐसा कुछ नहीं लिखते क्योंकि टेस्ट्री से मॉडल देते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटोनियो ग्रामशी आपका देते हैं हेजीमनी की संज्ञा देते हैं। थॉमस हॉब्स आपके क्या देते हैं, प्रॉपर्टी तो नहीं देते, वो लेवियाथन बताते हैं कि प्रॉब्लम है इन द सोसाइटी, ठीक है, और एक सत्ता चाहिए उनको प्रॉब्लम कि सबको लगाम लगा सके क्योंकि सब जगह गलत चीज़ें फैली हुई हैं एक प्रकार से, ठीक है। बट आप देखेंगे रॉबर्ट नॉजिक ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने संपत्ति के बारे में बात की, जस्ट इंटाइटलमेंट थ्योरी के बारे में कि हस्तांतरण अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति संपत्ति कमा सकता है कोई दिक्कत नहीं, बट वो गलत तरीके से अर्जित ना हो, इसका काम राज्य को देखना है। मिनिमल स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। रॉबर्ट नॉजिक ने अपनी पुस्तक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ये बुक भी पूछी जा चुकी है कई बार, न्याय के अधिकार के सिद्धांत का समर्थन किया है, और जिसके अनुसार किसी व्यक्ति की संपत्ति तभी न्याय संगत होती है जब उसे पहले से ही न्याय संगत तरीके से अर्जित किया गया हो, या यदि उसे किसी ऐसे व्यक्ति से न्याय संगत तरीके से हस्तांतरित किया गया हो जिसके पास न्याय संगत संपत्ति हो। संपत्ति के अधिकार के लिए उनके तर्क का मूल सिद्धांत यही है, ठीक है। तो उदाहरण मिनिमल स्टेट उनकी संज्ञा में आ जाता है, ठीक है। बिल चैम्बरलेन तर्क उन्हीं का रहता है, और निगेटिव लिबर्टी मतलब लिबर्टेरियनिज्म में आते हैं, बट अगर आप देखेंगे तो नकारात्मक की बात करते हैं
और राज्य का सीमित बताते हैं। ये सिर्फ उनको सिर्फ सुरक्षा का देखना है राज्य को, ये ध्यान रखना है आपको मेन पॉइंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पास द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट? किस वर्ष भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने आतंकवाद निरोधक अधिनियम पारित किया? इसे हम लोग कहते हैं पोटा, इसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो किस वर्ष पारित किया था ये पूछ रहा, तो आपका आंसर होगा 2002 में पारित किया था। आतंकवादी विरोध इसे हम लोग कहते हैं निरोधक अधिनियम 2002 में भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था। इसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी यानी भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया। बाद में इस अधिनियम को 2004 में निरस्त भी कर दिया गया। तो ये भी पूछ सकता है अगला क्वेश्चन कि जो 2002 में अधिनियम आया वो कब समाप्त हुआ, तो 2004 में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रेडी हो गया यहाँ से। ठीक है, ये सब नोट करते जाइएगा। ऐसा शॉर्ट नोट बना लिएगा इस तरीके से कि आपने लिखा पोटा, देन उसकी डेट, तो यहाँ लिख लीजिए लागू, किसकी सरकार में लिख लीजिए, उसके बाद 2004 लिख दीजिए एंड लिख दीजिए निरस्त। ठीक है, इस तरीके से आप बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक सिक्स ग्लोरीज रिपोजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा एरर हो जाता है, बस देखिए लिखा तो यही है, सिक्स ग्लोरीज रिपोजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, स्वामी विवेकानंद या वी डी सावरकर। इसमें जो वी डी सावरकर उन्होंने लिखी है ये बुक। और बुक्स का मैंने इसलिए मैंने बताया कि हमारे हर वीडियो में आपको बुक्स का जो बुक्स अवेलेबल हैं इंटरनेट में मिल जाती हैं, या फिर आपको किसी बुक्स का जो रेफरेंस होता है वहाँ से अगर मिलेगी तो मैंने उसकी फ़ोटो जरूर लगाई है, जिससे आपको उस बुक का याद रहे काफ़ी टाइम तक। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि मेमोरी फोटो मेमोरी ज़्यादा दिन की चीज़ें याद कर सके। तो सिक्स ग्लोरियस रिपोजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, विनायक दामोदर सावरकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरीके से बना कि अगर आप देखेंगे दो कंपैरिजन करेंगे, पेपर आरपीएससी का हुआ था और एक हुआ इसनेट का, तो इसमें ये पूछा गया किस टाइम मिले थे, मतलब कब आयोजित किया गया था भारत और यूएसए का डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद में। बट अगर आप यही देखेंगे आरपीएससी के एग्जाम में, उसमें तो डिटेल से पूछ लिया कि कौन कौन से समझौते हुए थे, तो लेवल का अंतर है। बट आप देखेंगे कि ये भी क्वेश्चन एक प्रकार से फंसने वाला था कि कब मिले होंगे। तो और इस तरीके से G20 शिखर सम्मेलन को मैं बता रहा था, क्वेश्चन में दूसरा बता गया। इस तरीके से क्वेश्चन एक और पूछा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री कब मिले थे। बस इसका जो आंसर है वो सितंबर 2023 है। मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या था। आप देखिए कहते हैं करंट अफेयर, तो देखेंगे कि करंट अफेयर में देखिए 2023 का है ये क्वेश्चन, बट पूछा इस साल है 2025 में आके। तो देखिए कोई क्वेश्चन का पता नहीं कब कहाँ पूछ दे, बट आपको याद रखनी डेट आपको है फिर से 9 से 10 सितंबर 2023, भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। ठीक है, ये आपकी जगह 18वां था। ठीक है, इस बार कौन सा हो रहा होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जब भारत ने G20 सबसे पहला किया, ठीक है, ये ध्यान रखना, पहली बार कब हुआ था, ये 2023 में हुआ था। भारत के इंडिया प्रेसिडेंसी पीरियड 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। थीम विषय क्या था, वसुधैव कुटुंबकम। अर्थ था एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। तो ये आप याद रखना। ठीक है, दो तीन चीज़ें होती है क्वेश्चन में, एक तो ये मैंने दो पॉइंट ऐसे कर दिए कि दोबारा भी आस्क हो सकते हैं इस एग्जाम में। ठीक है, मुख्य परिणाम क्या निकलते हैं देखते हैं कि आउटकम एंड डिक्लेरेशन देखना है। देखिए ये भी एक पार्ट होता है एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में, कि आपको कभी क्वेश्चन घुमा के पूछे, मतलब जस्ट लाइक दिस, इसमें डेट पूछ ली, अगली बार पूछेगा इसमें डिक्लेरेशन में क्या क्या था। तो देखिए अफ्रीकन यूनियन इसमें स्थायी सदस्य लेता है, यानी 19 कंट्रीज हैं, EU हो गया एक तो, और प्लस AU हो गया, टोटल कितने हो गए 21 हैं, पर दो संस्थाएं हो गई। ठीक है, इसमें G20 ने अफ्रीकी संघ को समूह के स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की, जिसने यह G20 बन गया। ठीक है, यह ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, फिर न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को अपनाया गया, यूक्रेन संघर्ष को लेकर सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा जैसे विविध वैश्विक मुद्दों पर सभी सदस्य देशों की सर्वसम्मति सहमति बनी। फिर आपका था वैश्विक जैव जो आपका ईंधन था उसको अपनाया गया, ग्लोबल बायो फ्यूल अलायंस अपनाया गया, भारत की पहल पर था ये। जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना और ऊर्जा संक्रमण को गति देने के लिए GBA जिसे कहते हैं ग्रीन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत हुई। इस पर हम लोग बहुत चर्चा कर रहे हैं G20 के बाद से, जिसे कहते हैं IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए। ठीक है, अब जिसे हम लोग चाइना की जो पॉलिसीज को इसको काउंटर कर सकें, इसे कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI पे जोर दिया गया। ठीक है, जलवायु वित्त पोषण और नवीकरणीय योजना जिसे कहते हैं क्लाइमेट फाइनेंस एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एंड महिलाओं के नेतृत्व वाला वुमेन लेड डेवलपमेंट स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए आपके। उसके बाद में करंट प्रेसिडेंट आपका है कौन है, साउथ अफ्रीका। प्रीवियस था आपका ब्राज़ील। तो देखिए 23 में हुआ इंडिया, 24 में हुआ ब्राज़ील, एंड दैट साउथ अफ्रीका इज दिस ईयर। ठीक है, क्योंकि एक बार आप ये वेबसाइट है इसका
आप जाके एक बार जरूर विजिट करिएगा, जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाता है कि देखने से आपको बार बार चीज़ें तो ओके, तो ये ध्यान रखना आपको। देखिए 2000 देखिए 23 में हो गया आपका इंडिया, बाली था 2022 में, रोमा था 2021 में, ब्राज़ील हो गया, ठीक है। अब होगा साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आया पॉलिटिक्स, मतलब इसे कह सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला जो पोर्शन हमारा रहता है ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा पढ़ना पड़ता है अच्छे से। ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों के कार्यकाल, उनके कार्यकाल पर विचार करें और सही युग में पहचानें। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपको मिलेगा। ये देखिए इंग्लिश में रहा क्वेश्चन, ये रहा हिंदी में। अब देखिए इसने पूछा ये है कि जैसे ऑप्शन दिए, मतलब उनके नाम दिए, नाम के साथ उनकी डेट दी, किस समय तक रहे वो। हीरालाल जेकानी, एम पतंजलि शास्त्री, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, के सुब्बाराव, में एम हिदायतुल्ला। इसमें आपको बताना कौन सा सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, यानी ए बी सी। ए बी सी। आइए देखते हैं कैसे, कौन कौन सा सही था देख लेते हैं। देखिए यहाँ जो सबसे पहले गलत देख लेते हैं, 66 दिया है, बट यहाँ क्या दिया है 70 दिया था, ठीक है। तो इस वजह से गलत हो गया, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। हीरालाल जी कहानी सबसे प्रथम थे, ठीक है, 1950 से 51। एम पतंजलि शास्त्री बनते हैं सेकंड नंबर पे, एंड थर्ड नंबर पे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, फिर डी के सुब्बाराव एंड हिमायतुल्लाह। देखते हैं इनकी डेट का आप जरा नोट कर लीजिएगा। 1950, 1951, 51 से 54, 59 से 64, 66 से 67 एंड 68 से 70। अब डेट्स एकदम नहीं आ सकती, पर आप सीरीज में इसको नोट्स में आप कर लीजिएगा, ठीक है। हीरालाल जी कहानियाँ, जिसे कहते हैं हेरीलाल जय कृष्ण दास, एम पतंजलि शास्त्री, जस्टिस मेयरचंद महाजन एंड विजन कुमार मुखरेजा, ठीक है। इसकी वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट.in। फॉर्मर चीफ जस्टिस डालेंगे तो आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। देखिए मैं इसलिए देता हूँ ये काम आपके लिए एक्स्ट्रा में, कि आप थोड़ा सा जब विजिट करते हैं तो आपको खुद पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आस्क हो रहा होगा। हो सकता है कि बुक्स में सारे अपडेटेड ना मिले, बुक्स तो प्रिंटेड हो चुकी, बट नए में तो आप पता कर ही सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना वियतनाम वॉर टू प्लेस इन, कब इसने किया था। तो 1974, 73, 77 एंड 79। तो आंसर इज 479। अब कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ी स्पीड मिलेगी क्योंकि वो फैक्ट बेस होगा कि कब चीन ने वियतनाम पे वॉर किया, दैट्स तो यह युद्ध एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया है, इसीलिए यह युद्ध चीन द्वारा वियतनाम को सबक सिखाने, टू टीच वियतनाम लेसन से उद्देश्य किया गया था। इसके पीछे कारण थे कई। देखिए पहले था वियतनाम का इन्वेजन होना कंबोडिया में। देखिए हुआ क्या था कि इंडोनेशिया जो वियतनाम ने वियतनाम ने कंबोडिया पर आक्रमण किया। इसके विपक्ष में चीन ने वियतनाम पे किया, ठीक है, ध्यान रखना। दिसंबर 1978 में, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, दिसंबर 1978 में वियतनाम ने अपने पड़ोसी देश कंबोडिया यानी तत्कालीन कंपूचिया पर आक्रमण कर दिया और चीन समर्थित खमेर रुज के क्रूर शासन को समाप्त कर दिया। चीन खमेर रुज का एक मजबूत संरक्षक था और वियतनाम की इस कार्रवाई को चीन ने अपने क्षेत्रीय प्रभुत्व से कहते हैं रीजनल डोमिनेंस के लिए सीधी चुनौती माना, ठीक है। समस्याएं क्रिएट होने लगी। फिर सोवियत संघ के साथ वियतनाम की बढ़ती निर्भरता को देखते हुए, यानी ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी टू द यूएसएसआर के साथ बढ़ने लगी। वियतनाम युद्ध में विजय के बाद वियतनाम सोवियत संघ के खेमे में चला गया, जो उस समय चीन का कट्टर प्रतिद्वंदी हो गया था। चीन का डर था कि वियतनाम सोवियत संघ का एक छद्म संरक्षक, कहते हैं प्रॉक्सी बन जाएगा, क्योंकि भाई यूएसएसआर अपनी काम कराएगा वियतनाम के जरिए और उसका दक्षिणी सीमा पर एक मजबूत सोवियत पावर स्थापित हो जाए। तो दो मेन रीजन थे उस समय तात्कालिक, इसलिए 1979 में उस पर वॉर किया गया, ठीक है। सीमावाद और जातीय चीन यानी बॉर्डर डिस्प्यूटेड है एथनिक चाइनीज के साथ, जैसे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद और वियतनाम में रहने वाले जातीय चीनी अल्पसंख्यक, जिसे कहते हैं एथनिक चाइनीज माइनॉरिटी के साथ दुर्व्यवहार के मुद्दे भी तनाव कारण बनने लगे। चीन की जो वैश्विक कूटनीति हम लोग सभी जानते हैं, यह हमला ऐसे समय हुआ जब चीनी नेता डेंग शाओपिंग अमेरिका की यात्रा पर थे। चीन इस युद्ध के माध्यम से यूएसए को यह संकेत देना चाहता था कि वह सोवियत संघ के विस्तारवाद यानी एक्सपेनिज्म को विरोध करने में गंभीर है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर अगर आप मैंने देखेंगे तो वियतनाम के साथ क्यों हुआ, मैंने सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया। आप नोट कर लीजिए 4 पॉइंट, बस ये चीज़ें हैं, बाद बाकी आप रिवीजन कर लीजिए उस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही chronological base and are related to the articles in the constitution। अस्पृश्यता उन्मूलन, कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, न्यायपालिका का कार्य से पृथक्करण होना एंड समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता, कहाँ कहाँ ये अवेलेबल होते हैं। तो बताना है कि कालानुक्रम में जैसे जैसे आती नहीं ना चीज़ें उस तरीके से पूछ रहा है। तो ये देखिए इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, मैं आंसर इसका बता देता हूँ, एक है। आइए देखते हैं कैसे होगा। मैं इसमें हाईलाइट कर देता हूँ, ABECD। देखिए अस्पृश्यता उन्मूलन जो था वो आर्टिकल 17 में हमारे दिया गया भाग 3 मौलिक अधिकार में, ठीक है, पहला। दूसरा, कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, ठीक है। हम लोग 23-24 की बात करते हैं तो 23 में भी दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार और 24 में भी। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता 39A
और भाग 4 डीपीएसपी में। आप जानते हैं ये बाद में ऐड किया गया। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 43 बी में, और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 50 में दिया गया है। तो ये चीज़ जरूर आप याद कर ले, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे थोड़े आर्टिकल्स का थोड़ा ड्राइव कर दे अंदर की तरफ और खोल दे, क्योंकि आप देखेंगे 43 ए भी दिया गया है, उसके साथ में 48 बी भी है, तो इस तरीके से भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्राहम मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड्स इन हायरार्की कंसिस्ट करती है। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है इस नेट में, और इसको आप याद ही कर लीजिए। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐड कर दिया है, एक इसलिए कि बाइलिंगुअल है ना, तो फ़ायदा हो सकता है। कभी कभी होता है कि इंग्लिश में कुछ शब्द होते हैं या हिंदी में टर्म होते हैं वो समझ में नहीं आते। तो साइकोलॉजिकल नीड, स्टीम नीड, सिक्योरिटी नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एंड स्पिरिचुअल नीड्स। ये चीज़ आप जान लीजिए कि साइकोलॉजिकल नीड जो हमारी होती है सबसे प्रथम आती हैं, और क्या क्या चीज़ मतलब पूछ रहा है मतलब होनी चाहिए। तो स्पिरिचुअल नीड आप जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये इनकी थ्योरी में है नहीं। तो आप देखेंगे ए बी सी डी, जो फोर्थ ऑप्शन होगा आपका वो आपका सही होगा। और मैंने इसीलिए इसका एक चार्ट ऐड कर दिया है कि साइकोलॉजिकल नीड जो होती हैं मैस्लो की हायरार्की की, इस साइकोलॉजिकल नीड क्या होती है हमारी जो बेसिक नीड्स हैं। देखिए इस थ्योरी को अपने जीवन में लागू करके देखिए एक बार, तो याद जल्दी होगी। साइकोलॉजिकल नीड हमारी क्या है? पानी, खाना, जीवन, रहना, सोना, कपड़े एंड द बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल एक्शन है जो बेसिक्स में है। फिर हम लोग एक स्तर बढ़ते हैं जब सेफ्टी नीड की तरफ बढ़ते हैं, जब हमारी चीज़ें पूर्ति हो जाती है, देखा होगा आपने खाने पीने जब व्यवस्था हो जाए तो हम लोग सेफ्टी की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि पर्सनल सिक्योरिटी देखने लगते हैं, एम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं, रिसोर्सेज देखते हैं, हेल्थ देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं। आपने अपना अप्लाई करिए, उसका देखेंगे आप लव एंड बिलोंगिंग भी आएगा, क्योंकि हम ये चीज़ें दो चीज़ें पार कर चुके हैं। देखिए हमारे खाने की व्यवस्था हो गई, हमने सेफ्टी भी देख ली कि हमने ऐसे रहा, फिर हम लोग फ्रेंडशिप बनाते हैं, इंटीमेसी फैमिली रेडी करते हैं, दोस्त बनते हैं, सेंस ऑफ कनेक्शन बनते हैं। जब ये भी हम पूरा कर लेते हैं तो एस्टीम में पहुंच जाते हैं, मतलब एक ऐसी स्टेज, यहीं से आपका रास्ता ये है जिसे हम लोग कहते हैं अध्यात्म। मैं बता रहा हूँ मतलब अध्यात्म की चीज़ें अलग हो ही जाती हैं कभी कभी, उससे रिलेटेड होता है। तो स्टीम तो हो जाती हैं चीज़ें, तो यही मैं बता रहा हूँ कि देखेंगे आप तो एस्टीम का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट, यानी कि जिसे कहते हैं हाई स्टेज पे पहुंच जाना मैस्लो के अकॉर्डिंग। तो साइकोलॉजिकल, पर्सनल जब आपकी सेफ्टी हो जाएगी, लव एंड बिलोंगिंग्स, स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो देखिए होगा क्या, बेसिक आपकी हो गई, फिर उसको सबसे हाईएस्ट मिली। इस तरीके से आप याद इसको कर लीजिए। इन विच ईयर ग्रीस ज्वाइन करता है यूरोपियन कम्युनिटी को? ग्रीस किस वर्ष यूरोपीय समुदाय में शामिल हुआ था? 81, 78, 77 या 85? इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा, यानी कि आपका आंसर है 81 में। अब ये फैक्ट है, आप कुछ भी देश दूसरा भी पूछ सकता है, तो ऐसा नोट कर लीजिएगा, ईयू, ग्रीस, 1981, ये हो गया आपका नोट्स रीडिंग। ठीक है, एक लाइन में आपकी चीज़ आ जाए, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड होती चीज़ें हैं। ग्रीस 1 जनवरी 1981 को यूरोपियन कम्युनिटी का 10वां सदस्य बना था। ठीक है, ये आपको याद रखना। और मेन चीज़ जो है वो आएगी अब यूरोपियन कम्युनिटी को थोड़ा समझने की बात है। क्या है? ईसी को, यानी यूरोपियन यूनियन का जो एक पूर्ववर्ती संगठन था, ये ईयू तो बाद में बना, पर उससे पहले यूरोपियन कम्युनिटी थी। एक पूर्ववर्ती संगठन में मुख्य स्तंभ था जो यूरोपीय एकीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण जड़ का प्रतिनिधित्व करता है। यह वास्तव में 3 अलग अलग समुदायों के मिले बना, जो बाद में यूरोपीय संघ के एक ढांचे में समाहित हो गए। मूल आधार था क्या? 1951 एंड 57 का यूरोपीय संघ की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में शांति और आर्थिक समृद्धि लाने के लिए उद्देश्य से की गई थी। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना किसके लिए हुई थी? शांति और समृद्धि, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। तो पहले सबसे पहले क्या बनता है ये आपको याद रखना है। पहले बनता है यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ECSC, इसे हम लोग कहते हैं पेरिस संधि के नाम से। इसका उद्देश्य 6 संस्थापक देशों, बेल्जियम, फ्रांस, इटली और लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी। बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी की कोयला और इस्पात जो हम लोग कहते हैं ना उद्योग को एक सुपर नेशनल नियंत्रण में लाना था, ताकि इन युद्ध सामग्री के मुख्य संसाधनों पर नियंत्रण से भविष्य में युद्ध की संभावना को कम किया। तो हुआ क्या था कि उसमें यूरोपियन कम्युनिटी नाम की तो मतलब बनाएगी चीज़ की, इन चीज़ों को हमने बना लिया। ठीक, पहला स्टेप में। फिर होता है आपका 1957 में रोम की संधि होती है, वहाँ पे 2 और समुदाय स्थापित किए जाते हैं। 3 समुदायों की बात हो रही थी, पहला हो गया स्टील एंड कम्युनिटी वाला हो गया, रोम की संधि होती है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनती है, मुख्य सदस्य देशों के बीच एक साझा व्यापार लाया गया जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन मार्केट, और कस्टम यूनियन बनाया गया सभी देशों के बीच में, ताकि व्यापार बाधाओं को समाप्त किया जा सके। फिर आता है आपका यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, यूरेटम। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए सहयोग को बढ़ावा देना था। ठीक है, नेक्स्ट ईसी का उदय 1967,
फिर उदय बढ़ता है, फिर होता है 1967 में विलय की संधि होती है, मर्जर ट्रीटी। ECSS, EEC एंड यूरेटम को कार्यकारी निकाय एक हो गए। इस समय की संस्था को यूरोपियन कम्युनिटी फिर कहा जाने लगा, ठीक है। फिर आता है यूरोपीय संघ का 1993 में परिवर्तन, इसे कहते हैं मैन। जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो 1993 को पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं कि 1993 में होती है मॉस्ट्रिच संधि। मॉस्ट्रिच संधि जिसे यूरोपीय संघ के पहले स्तंभ के रूप में स्थापित किया गया। इस संधि ने आर्थिक सहयोग के साथ साथ एक साझा विदेशी और सुरक्षा नीति तथा आपराधिक मामलों में पुलिस और न्यायिक सहयोग जैसे राजनीतिक आयामों को भी जोड़ा। इस बिंदु पर EEC का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर, जिसे कहते हैं ना यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, बदलकर यूरोपियन कम्युनिटी कर दिया गया। यू के 3 स्तंभों वाली संरचना का आर्थिक आधार बना, ठीक है। तो इतना सारा आपने डेटा पढ़ा, जिससे आपने नोट्स बना लिए और अपना पढ़ लीजिए एक बार, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके फिर दोबारा एक बार रिवाइज करके देख लीजिए, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। और कहानी इसलिए पता होनी जरूरी है इसके पीछे की, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पीछे से पूछे जाते हैं कि इससे पहले का पूर्ववर्ती रूप क्या था, इस तरीके से। NTA का फेवरेट क्वेश्चन लास्ट 3 एग्जाम से, हाई कोर्ट्स कब बना, और वही रिपीटली है, कुछ नए हैं कुछ रिपीटेड हो जाते हैं। तो देखेंगे आप, इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे एंड पटना। तो इलाहाबाद का हम जब बात करते हैं तो 1866 में बनता है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश का करते हैं तो 1954 में बनता है। बॉम्बे आपका 1862 में बनता है सबसे पहले, और पटना में 1960 में बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, इलाहाबाद 1866। तो देखिए, अब याद रखिए कि बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा में सबसे पहले हाई कोर्ट बना था 1862 के, फिर इलाहाबाद में 1866 में बना। ये दो आपकी सीक्वेंस याद रखने चाहिए। उसके बाद में पटना 1916 एंड आंध्र प्रदेश 1954। ओके, अब हो सकता है ये क्रोनोलॉजी आपको रटनी ही पड़ेगी, इसके अलावा ऑप्शन आपके पास है नहीं, इसलिए मैंने एक लिस्ट ऐड की है। हो सके तो अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, बाद बाकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, बट फिर भी एक बार आप ट्राई करिएगा कि आप खुद से याद करें। देखिए, मैंने सब लिख दिए, कोलकाता, बम्बई, चेन्नई, ठीक है, इलाहाबाद, कर्नाटका, पटना, जम्मू कश्मीर, पंजाब एंड हरियाणा, गुवाहाटी, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, डेट्स, टेरिटोरियल जुडिशन एंड सीट्स, केरला, गुजरात, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ठीक है, 3 तो एक साथ बने थे, ये आप याद कर लीजिएगा एक साथ में। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना अंतिम है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 2019 वाला, इनकी ये जुडिशन वाली है और इनकी बेंचेज हैं। और मैं इस बात को आपको लिख के दे रहा हूँ, आपको याद करना पड़ेगा इसको कैसे भी करके, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटली आ रहे हैं। आप पिछला मेरा एनालिसिस वीडियो देख लेना, उसमें भी आपको ये मिलेगा, इस वाली वीडियो में भी आपको यही चीज़ मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडिता रमाबाई से रिलेटेड, और इसको देखेंगे आप इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग में। थिंकर्स हैं तो पंडिता रमाबाई से क्वेश्चन बनना ईजिली था। यूनिट नंबर 3, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या था। तो इंडियन नेशनल आर्मी था, मुक्ति मिशन था, लैंड होल्डर सोसाइटी थी, धर्म सभा था। तो देखेंगे मुक्ति मिशन थे, ठीक है इनका। तो देखते हैं पंडिता रमाबाई सरस्वती, ठीक है, इनका पूरा था, इनको मिली थी पदवी 1858 से 1922। 19वीं शताब्दी की का साधारण समाज सुधारक, विदुषी और भारत में महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा की अग्रणी समर्थक थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन विशेष रूप से बाल विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित किया। और देखेंगे उनके बहुत सारे हैं, आर्य समाज, शारदा सदन, उसके बाद में कह सकते हैं कि कृपा सदन, मतलब मल्टीपल उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन रेडी की जिससे लोगों को फायदा हो, विधवा महिलाओं को और पढ़ाई के लिए भी। संस्कृति की विदुषी मानी जाती हैं। रमाबाई का जन्म एक समय में हुआ था जब महिलाओं को शास्त्रीय ग्रंथों तक पहुंच से वंचित रखा जाता था। उन्होंने अपने विद्वान पिता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद में पंडिता और रमाबाई की सरस्वती को उपाधियां प्राप्त होती हैं 1878 में। ये अपडेट याद रखना, 1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों ने संस्कृत पर उनके गहन ज्ञान और सार्वजनिक व्याख्यान की उन्हें सम्मान दिया। पंडिता, विद्वान और सरस्वती यानी ज्ञान की देवी की। वह भारत की पहली महिला थी जिन्होंने प्रतिष्ठित उपाधियां प्रदान मतलब प्राप्त की थी, ठीक है। तो 1878 में कौन कौन सी मिली, पंडिता और सरस्वती की उपाधि। फिर आर्य महिला समाज इन्होंने बनाया 1882 में। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने पुणे में आर्य महिला समाज, नोबल वुमेन सोसाइटी की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध करना था। उसके बाद में साहित्यिक आलोचना, द हाई कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन उनकी बुक है। ये आपको बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए, ये एग्जाम आस्क्ड क्वेश्चन हो जाएगा। उच्च जाति की हिंदू महिलाओं के उत्पीड़न, विशेष रूप से बाल विधवाओं की दयनीय स्थिति पर एक तीखा अंदरूनी हमला था। फिर आता है शारदा सदन उनका 1889। यह संस्था सबसे पहले बम्बई में स्थापित की गई थी और ये उच्च जाति की बाल विधवाओं के लिए गैर सांप्रदायिक आवासीय विद्यालय था। इसने इन्हें शिक्षा और कौशल प्रदान किए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। अब देखिए, मैंने इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं,
आप एक बार रिवाइज करेंगे ना बार बार, और ये सारे क्वेश्चन आपके दोबारा मतलब री हैं वाले, मतलब ये क्वेश्चन पूछे जैसे बुक्स पूछी जा चुकी है, आर्य महिला समाज कब बनाई पूछा जा, शारदा सदन है, तो मैंने वही चीज़ को ऐड किया है मुक्ति मिशन जैसे। अगली बार क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, नेक्स्ट टाइम ये पूछ सकता है कि कौन कौन से इसके थे रिलेटेड थे, तो इस वजह से आपको याद रखना है। 1890 के दशक में गंभीर अकाल और प्लेग के बाद रमाबाई ने पुणे के पास केड़ गांव में इसे स्थापित किया था मुक्ति मिशन को। मुक्ति मिशन की स्थापना की केड़ गांव में, और उन्होंने बैलगाड़ियों के काफिले के साथ गांव का दौरा किया और रुझान निराश्रितों, महिलाओं, अनाथों और विधवाओं को बचाया। यहाँ उन्हें आश्रय, शिक्षा और छपाई, बढ़ईगिरी और खेती जैसे व्यवसायिक कौशल का प्रशिक्षण दिया ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान के बारे में तथ्यों पर विचार करिए। देखिए ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो समझ सकते हैं कि कैसे कैसी चीज़ें बनी होंगी। तो राजा जाहिर शाह ने दशकों तक अफगानिस्तान पर शासन किया। सेकंड है मुल्ला मोहम्मद उमर पहली तालिबानी सरकार के सर्वोच्च नेता थे। सी ऑप्शन है सिंधी नदी अफगानिस्तान से निकलती है। इराक अफगानिस्तान से स्थलीय सीमा साझा करता है। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। ये रहा आपके सामने इंग्लिश क्वेश्चन, ये रहा हिंदी। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में देते जाइए साथ में। और ये रहा आपका आंसर, आंसर होगा फोर्थ। देखते हैं कैसे, थोड़ा समझने वाली चीज़ हो जाएगी इसमें। देखिए ए सही है, बी सही है और ई सही है। यहीं सिंधु नदी अफगानिस्तान से नहीं निकलती और साझा भी नहीं करता। आइए देखते हैं कैसे। जो राजा जाहिर शाह ने दशकों तक अफगानिस्तान पर शासन किया, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद में मोहम्मद जाहिर शाह ने 1933 तक अफगानिस्तान के अंतिम राजा के रूप में शासन किया, जो लगभग 40 वर्षों तक चला। इस अवधि को अफगानिस्तान के इतिहास में अपेक्षाकृत शांत और स्थिर माना जाता है। फिर आते हैं मुल्ला मोहम्मद उमर पहली तालिबानी सरकार के सर्वोच्च नेता बनते हैं। तो हम जानते हैं 1996 में अफगानिस्तान पर तालिबान सरकार का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कब्जा हो गया था। मुल्ला मोहम्मद उमर तालिबान के संस्थापक और पहले सर्वोच्च नेता अमीर उल मोमिनीन थे। ठीक है, डेट मैंने बता दी 1996 से 2001। फिर आती सिंधु नदी नहीं निकलती, तो गलत लिखा हुआ, क्योंकि तिब्बत चीन में मानसरोवर झील से पास कैलाश पर्वत श्रृंखला से होता है सिंधु नदी का। ठीक है, तिब्बत इन जो चीन में मानसरोवर झील का कैलाश पर्वत श्रृंखला से होता है, ये अफगानिस्तान से नहीं। ठीक है, काबुल नदी निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना है। और जो इराक है वो अफगानिस्तान से सीधा कोई सीमा नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान की जो सीमा है वो ईरान से लगती है, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से लगती है। तो ध्यान रखना, ईरान, पाकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से लगती हैं। इन दोनों देशों के बीच ईरान स्थित है। ठीक है, और सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। ये तो बिल्कुल करेक्ट ही है, सभी लगभग हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी से भी। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और अफगान युद्ध कहते हैं। ठीक है 1972 टू 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का क्या अर्थ होगा? इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जस्टिस। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखना चाहते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन हो सकता है, एनसीईआरटी। कैसे? आप प्रीएम्बल जब पढ़ते हैं तो हर एनसीईआरटी बुक में लगभग प्रीएम्बल दी होती है। जब मल्टीपल टाइम पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सोशल जस्टिस है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी है, इकोनॉमिक जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है, मिलिट्री जस्टिस है। तो मिलिट्री जस्टिस की तो हमारी कहीं बात नहीं की गई है, बट फिर भी देखते हैं कि क्या क्या हो सकती हैं। तो आंसर होगा एक मैं हाईलाइट कर देता हूँ आंसर को। ACD, इसे कहते हैं हम लोग, सोशल जस्टिस होती है, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। हम लोग जो पढ़ते हैं हिंदी में, सामाजिक आर्थिक एंड राजनीतिक न्याय होना चाहिए। आइए देखते हैं इसके सोर्स को। इसका जो क्रेडिट मिलेगा पूरा एनसीईआरटी की बुक से मैंने उठाया है, आप भी जाके देख सकते हैं कि एनसीईआरटी जो आप देखेंगे तो हम भारत के लोग, तो देश का हम लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये मैंने इसलिए हाईलाइट उसको स्पेशली कर दिया था, ये वाला पोर्शन जो है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के लिए विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, यानी कि हमें जो न्याय मिला है वो 3 प्रकार से मिला है और जो हमें स्वतंत्रता मिली है वो 5 टाइप मिली है, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समता हमें 2 प्रकार की मिली है प्राप्त करने के लिए, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक, तो ये इसका शॉर्ट हो जाएगा, आप नोट्स कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जिसका आंसर होगा आपका
जीवी मावलंकर, ठीक है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ 2 नंबर। अब देखिए मैंने लिस्ट ऐड किया, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से ऐसा सीक्वेंसिंग ये चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब रीज़न क्या था, ये संसद की वेबसाइट पे ऐसी ही दी गई थी लिस्ट, तो मैंने वही दी है, मैंने कोई इसमें फेरबदल नहीं किया है जो इसमें डेटा दिया था। आप खुद जाकर देख सकते हैं, संसद.in वेबसाइट है। गणेश वासुदेव मावलंकर, फिर मधुभूषी अनंत संयम अयंगर, सरदार हुकुम सिंह, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, नीलम संजीव रेड्डी, सी बलीराम भगत, के एस हेगड़े, डॉक्टर बलराम झाकड़, सी रवि रॉय। उसके बाद में आपके थे 9, 10 नंबर हो जाएंगे संजीव पाटिल, 11, ठीक है, 12 मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी, दोबारा बने फिर श्रीमती मीरा कुमार, ठीक है। उसके बाद में सुमित्रा महाजन एंड श्री ओम बिरला करंटली में ही है, तो सारी लिस्ट आपको ये सामने रहेगी, ठीक है। हु रोड द बुक ऑन रेवोल्यूशन, ऑन रेवोल्यूशन किसने बुक लिखी, हन्ना अरेंट, व्लादिमीर लेनिन, कार्ल मार्क्स एंड हिंडनबर्ग। इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा हन्ना अरेंट ऑन रेवोल्यूशन। ये रही बुक उसकी, ठीक है भाई, हन्ना अरेंट के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इन तरीके से क्वेश्चन में आपको सिर्फ रटना होता है, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा टाइम इसलिए आपका नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आप इसको खुद आप रेडी करिए पार्ट को, ठीक है, फैक्चुअल पार्ट को। द नेम सिमैन द वीवर इज एसोसिएटेड विद, देखिए ये थोड़ा समझने वाला है कि सिमैन द वीवर किस धारा से संबंधित होंगी। रेडिकल इस्लामिज्म, फेमिनिज्म, अनार्किज्म एंड द पर्यावरणवाद। तो आप देखेंगे जो फेमिनिज्म जो हमारी धारा है उससे ये संबंधित है, रेडिकल फेमिनिज्म से स्पेशली। साइमन द वीवर प्रसिद्ध कथन है, महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती, ये भी पूछा सकता है। व्यक्तिगत ही राजनीतिक यानी पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये भी पूछा सकता है दोबारा। तो दोबारा आप ये याद कर जरूर लिख लीजिए, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो कहीं ना कहीं पूछा गया है या पूछने की आशंका है, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेड है और प्रीवियस ईयर भी है। इनकी बुक का सेकंड सेक्स आप देखेंगे दिसंबर के एग्जाम में एक स्टेटमेंट में दिया था कि इनकी बुक कब पब्लिश हुई थी। देखिए ये मैंने वहीं से उठाया कि 1949 में, द पर्सनल इज पॉलिटिकल 1917 की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है उग्र नारीवादी, इनका जो पर्चा मैंने दिया उग्र नारीवादी जिन्हें जीवन में समानता के समर्थक है, ये आपको ध्यान रखना। नैतिक, वैधानिक, राजनैतिक व आर्थिक समानता आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। नारीवादियों ने पितृसत्तात्मक सत्ता का विरोध किया। पितृसत्तात्मक सत्ता का अभिप्राय है सार्वजनिक क्षेत्र पुरुषों का होता है जबकि निजी एवं घरेलू क्षेत्र महिलाओं को दे दिया गया है। महिलाएं इस निजी एवं घरेलू क्षेत्र में ही पुरुषों के अधीन होती हैं। महिलाओं के सामने ना नाम होने की समस्या का पहचान संकट यानी प्रॉब्लम ऑफ नो नेम। घरेलू श्रम का कोई मूल्य नहीं मिलता है। जैविक संकल्पना, सांस्कृतिक संकल्पना बनाई जाती है। कपड़े, पहनावा, इनका बड़े बाल कौन रखेगा कौन नहीं रखेगा, तो ये हमारा जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसके द्वारा नॉर्म्स जो गढ़े गए उसी का ये खंडन करती है, बिल्कुल ही एक्सट्रीम पॉइंट पर लेके जाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट इंडिया डाइड इन ऑफिस, ऐसे कौन से राष्ट्रपति रहे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो उनके ऑप्शन दिए गए नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद एंड बी डी जट्टी। तो आप देखेंगे कि दो ऐसे दे रहे हैं आपके, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। इनका 13 मई 1967 से 1969 तक और 74 से लेकर 77 तक इनका कार्यकाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, 1992, 1995, 1994 या 1989। तो आप देखेंगे 1992 में इसे कहते हैं NCW की स्थापना की, और ये एक कह सकते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी होगी बट नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल में नहीं दिया गया इसका कोई भी रूल, ठीक है, ये याद रखना आपको है। NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। NCW भारत सरकार का एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसकी स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई। यह महिलाओं के हितों की सुरक्षा संवर्धन के लिए सरकार को सलाह देने का कार्य करता है, सलाह देने का, ठीक है। ये ध्यान रखना बहुत चीज़ में पूछा जाता है स्टेटमेंट में क्या वो सलाह देने के लिए है, बाध्यता है, इस तरीके से भी। इसकी स्थापना होती है 31 जनवरी 1992 को। प्रकार क्या है मैंने बताया, स्टैच्यूटरी बॉडी यानी सांविधिक निकाय है, संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया। उद्देश्य क्या क्या है, महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा और मूल्यांकन करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना, शिकायतों का निवारण करना और महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच भी करना। तो तीनों महिलाओं से रिलेटेड होगा। अब देखते हैं NCW की संरचना क्या क्या, कंपोजिशन कैसे बनता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के धारा 3 के तहत निर्धारित की गई है कि कुल संरचना में 7 सदस्य होते हैं और केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। ये ध्यान रखना है, नामित है प्लस 7 है। पहला कौन होगा, अध्यक्ष होगा।
और कौन होगा ये भी ध्यान रखना, महिला में महिलाएं वाले हो गए, ठीक है। 5 से 10 में इनकी नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों से की जाती है जिनकी क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा हो, जिन्हें कानून या विधान, ट्रेड यूनियनवाद, प्रबंधन, महिला शैक्षिक संगठन, एनजीओ, महिला कार्यकर्ता सहित प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या समाज कल्याण जैसे क्षेत्र का भी अनुभव होना चाहिए। शर्त क्या है कि इन 5 सदस्यों में कम से कम एक सदस्य एससी और कम से कम एक सदस्य एसटी संबंधित होना चाहिए, ठीक है। एक सदस्य सचिव बनेगा, यानी मेंबर सेक्रेटरी बनेगा। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। सदस्य सचिव को प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना या समाजशास्त्री आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए, या वह संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य अधिकारी भी हो सकता है। समुचित अनुभव होना चाहिए। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होती है, 3 वर्ष तक होती है, ठीक। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष तक की अवधि तक के लिए पद ग्रहण करते हैं। तो 3 ईयर्स आप याद रखना है, अध्यक्ष प्लस सदस्य, और टोटल कितने हैं 7, 3 ईयर्स। एंड दैट आपको कौन कौन होगा ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन किस वर्ष अपनाया गया? 1990, 1979, 1977, 1987। द आंसर इज 2, 1979 में अपनाया गया था। द कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन वाज अडॉप्टेड इन 1979 बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, यूएनजी के द्वारा। जो हमारा कन्वेंशन हुआ था इन द फॉर्म, मतलब आल फॉर्म जितनी भी महिलाओं से संबंधित वो सबको दूर करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन को, 1979 को। और ये मान चलिए कि लगभग मैंने जितने एग्जाम का एनालिसिस किया है उसमें अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा फैक्ट के रूप में भी, मतलब क्योंकि ऐसा इजी और महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन होते हैं तो जल्दी पूछ लिया है, तो आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनेस लिकर्ट कंसीडर्ड मैनेजमेंट सिस्टम 1 and 2 4 एज अ मॉडल ऑफ मैनेजमेंट। दीज आर क्या होते हैं, पार्टिसिपेटिव, कंसल्टेटिव, बेनोवलेंट, एक्सप्लोरेटिव या मैच्योरिटी। तो आप एक चीज़ देखेंगे, जो मैच्योरिटी वो सिर्फ इनका नहीं है, बाद बाकी ए बी सी डी इनके सारे हैं। तो आपका आंसर होगा 4th। ये आपका हिंदी में रहा, ये इंग्लिश, ये हिंदी। और देखते हैं कैसे। रेनेस लिकर्ट proposed management for leadership system known as the Likert management system 1 to 4. System 1 exploitative, system 2 benevolent, system 3 consultative and system 4 participative. Exploitative, benevolent, authoritative, consultative and participative. मैच्योरिटी जो आपकी थ्योरी है वो क्रिस आर्गस की है। तो आपका एक क्वेश्चन अगला बन सकता है, किसने थ्योरी दी, तो ये आस्क हो सकता है। तो क्रिस आर्गस का लिख लीजिए, मैच्योरिटी। Exploitative authoritative system 1, benevolent authoritative system 2, consultative system 3, system 4 participative. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्स का है ड्वाइट वाल्डो, पीटर डिकर, लेनिस लिकर्ट एंड फ्रेडरिक हर्जबर्ग का। आपको बताना है किसने कौन सी बुक लिखी है। जब आप देखेंगे इस चीज़ को लेकर तो मोटिवेशन टू वर्क हो जाएगी, स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके साथ में मैंने इसको बुक को आंसर एक है मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसलिए मैंने इसकी लिस्ट को ऐड कर दी कि इससे आपको बहुत आसानी हो लिखने में, नोट्स करने में। तो ड्वाइट वाल्डो आपके हो जाएंगे द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पीटर डिकर हो जाएंगे मैनेजमेंट चैलेंजेस फॉर द 21st सेंचुरी, क्या क्या प्रबंधन की चुनौतियां आ रही। रेनेस लिकर्ट द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रेडरिक हर्जबर्ग द मोटिवेशन टू वर्क। ड्वाइट वाल्डो द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीटर डिकर मैनेजमेंट चैलेंजेस फॉर द 21st सेंचुरी, रेनेस लिकर्ट द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन एंड द फ्रेडरिक हर्जबर्ग द मोटिवेशन। से वीडियो हो जाएगी, इसके साथ आप देखते जाइएगा। सार्क केम इनटू द बिगिनिंग, और एक मतलब सार्क की स्थापना कभी हम इसके बारे में समझना चाहेंगे कि देखिए इजी क्वेश्चन है बट हो सकता है कि आगे क्वेश्चन सार्क से रिलेटेड और पूछे। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सार्क की स्थापना 1985 में हुई। तो इसका फुल फॉर्म पहले देखते हैं कि सार्क का जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, पहला। उसके बाद इन्फॉर्मेशन क्या है, 8 दिसंबर 1985 में इसका फॉर्मेशन होता है। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल में है। उसके बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। टाइप क्या है इसका, रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्षेत्रीय वाला है। और मोटो है डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको पहला। इसमें सारे क्वेश्चन टाइप्स में ही कभी कभी ना क्वेश्चन पूछे गए हों। इसके साथ में मेंबर कंट्रीज 8 हैं इसकी, ठीक है, और ऑब्जर्वर कंट्रीज भी इसकी हैं, मतलब ठीक है। तो 8 कौन कौन सी हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ऑब्जर्वर कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए जिस तरीके से मैंने स्लाइड में अपने नोट सबको दिए इसी तरीके से आपने नोट करते जाइए। इससे आपको फायदा क्या होगा कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। देखिए ये डिटेल हो गई, उसके बाद ये डिटेल्स हो गई। उसके बाद साफ्टा, जिसे हम लोग कहते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया जो बना था साफ्टा,
वो 2004 में साइन हुआ था, 2006 में एप्लीकेबल हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव था इसका रिड्यूस टैरिफ एंड प्रमोट फ्री ट्रेड अमंग मेंबर स्टेट के मध्य व्यापार को बढ़ावा देना। और शार्क डेवलपमेंट फंड जिसे कहते हैं SDF, उसे लॉन्च 2010 में किया गया था। एम था फाइनेंसिंग रीजनल प्रोजेक्ट्स इन सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए, ठीक है, सेक्टर्स के लिए बनाने का प्रयास किया गया था। तो दो आपके ये हो गए फैक्ट कि साफ्टा कब बना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कब लागू हुआ दोनों, और लॉन्च कब हुआ सार्क डेवलपमेंट फंड। सार्क की स्पेशलाइज्ड बॉडी कौन कौन सी है ये आपको ध्यान रखना है। सार्क का डेवलपमेंट फंड जो आपका भूटान में है, एग्रीकल्चर सेंटर आपका बांग्लादेश में है, इसे कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर इंडिया, एनर्जी सेंटर पाकिस्तान, और ट्यूबरक्लोसिस सेंटर आपका नेपाल में, ठीक है। तो ये आपका सार का इतना डिटेल हो गया, तो अपना छोटा सा नोट बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए फैक्ट विशेष ये भी होगा क्योंकि इसमें समझने लायक कुछ नहीं, बस इतना है कि इनको बताना है कि जो रिवोल्यूशंस हुए उनको क्रोनोलॉजी में लगाइए। एनटीए के फेवरेट है कि क्रोनोलॉजी लाइक क्रोनोलॉजी हर क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग: क्यूबा क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, निकारागुआ क्रांति, ट्यूलिप क्रांति। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका एक। अब इसको कैसे, मैंने जैसा आपको दिया मैंने कहा वैसे ही आप नोट कर लीजिए। जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है 1775 से लेकर 1783। रशियन रेवोल्यूशन हम जानते हैं किसके द्वारा, 1917, व्लादिमीर इलिच लेनिन। और इसकी डेट का भी पूछा गया, ये कब मतलब मृत्यु हुई इसकी लेनिन की, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखना आपको। क्यूबा रेवोल्यूशन 1953 से 59 के मध्य होता है। निकारागुआ रेवोल्यूशन 1979 में होता है। एंड ट्यूलिप रेवोल्यूशन जिसे किर्गिस्तान में 2005 में होता है। तो इसकी सीक्वेंसिंग आप ऐसे ही लिख लीजिए जैसे मैंने लिख दिया, क्योंकि रीजन क्या है, कभी क्वेश्चन अब मल्टीपल टाइम आधा पूछेगा। आप पूछ सकते हैं क्यूबा का रेवोल्यूशन, दैट्स ट्यूलिप रेवोल्यूशन इन किर्गिस्तान, तो दैट्स पूछा जा सकता है कि अलग से भी स्टेटमेंट बना के, तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स या कोड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर वही क्वेश्चन की इन अधिनियम या संहिताएं जो बनाई गई हैं उनको अब एक व्यवस्थित क्रम में दीजिए कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में आया। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा फोर्थ ऑप्शन, EACBD। और इसका एक ही ऑप्शन है, आप रटिए इसको, मतलब एक प्रकार से फैक्ट को आपको मतलब एक माइंड में डालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन से ऐसे ही एग्जाम में नेट के पूछे जा रहे हैं। द सिटीजनशिप एक्ट जो हमारा आया था 1955 में आया था, उसका बाद एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज अगर आप करेंगे तो 1950 का है, ठीक है। और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005, एंड फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में बनाया जाएगा, ठीक है। तो जो नेम्स के लिए प्रॉपर एक्ट बना वो 1950 और 2005, इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट मतलब उसके लिए 1971, एंड सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हिंदी में क्वेश्चन, ये रहा इंग्लिश में क्वेश्चन, कि भारत में संसद की भूमिका यानी कि कार्य के बारे में सही कथन बताना है कि संसद क्या क्या कार्य करती है। कानून बनाने का कार्य करती है भारत में, स्पेशली पूछा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। सार्वजनिक धन के व्यय की निगरानी करना, सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना, विपक्ष पर नियंत्रण रखना, शिकायतों के व्यक्ति का मंच होना। देखेंगे अगर विपक्ष में नियंत्रण रखेगा तो अब कह सकते हैं कि आज का कॉन्टेक्स्ट अब मतलब अगर लिखेंगे ओरिजिनलिटी तो हो सकता है कभी कभी लगता है आपको, बट डी तो नहीं होना चाहिए। तो और देखेंगे सारी चीज़ें अधिकतर करता है, तो चौथा जो ऑप्शन होगा आपका इज द करेक्ट होगा आपको। यानी आपका कानून बनाती है संसद हमारी, सार्वजनिक धन के व्यय की निगरानी करती है, सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराती है, और शिकायतों के व्यक्ति का मंच होती है। मतलब हमारी शिकायतें जब जाती हैं जिसे हम लोग कहते हैं फीडबैक के रूप में, उसी का समाधान होता है वहाँ पे संसद में जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। अब देखेंगे ये क्वेश्चन भी अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, अगर अपने प्रीवियस क्वेश्चन कभी किए होंगे अगर, तो 2018 के समथिंग भी पेपर हुआ तो बीच में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक बार बार मल्टीपल टाइम पूछा जाता रहा है। इसका आंसर होगा एक, यानी जनरल थ्योरी एंड जो बुक लिखी है एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जॉन मैनार्ड कीन्स ने लिखी है। ये इसकी फ्रंट पेज का है, द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी द क्लासिक वर्क एंड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये आपका एक बुक्स का हो गया, इसको भी आप नोट्स मेट करते जाइए। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर यूथॉन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। हम लोग बात करते हैं कि जो यूथॉन मतलब देखेंगे तो आप सेक्रेटरी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यूएन सेक्रेटरी से। होता क्या इजी क्वेश्चन आपको पता है, 9 हुए, 9 में से कहीं से भी कुछ भी पूछ देंगे तो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर होगा 2, यानी कि 1961, ठीक है। ट्रिगवेली, डैग हैमरशॉल्ड, यूथांड, कुर्तबाल देव, जेबे पेरेज दे कोलार, मान की मून, कोफी अन्नान, उसके बाद एंटोनियो गुतरस करंटली हैं। तो मैंने इसीलिए इसका सोर्स लिया है एनसीईआरटी से। आप कभी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें यूएन सेक्रेटरी का अलग से दिया गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वाले बुक में सभी का जो दिया डेटा
ट्रैक वैली जो थे 1946 से 52, और डिटेल आपको पढ़नी है ये, क्योंकि इसमें से आपका एक एक लाइन में आपका क्वेश्चन है। जो ट्रैक वैली बने थे आपके, वो 1946 से 52 बने, यानी लगभग 6 ईयर। वो नॉर्वे से थे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वकीलों विदेश मंत्री रह चुके हैं। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में युद्ध विराम के लिए प्रयास किया था, ठीक है, उस समय होंगे जब भारत पाकिस्तान के बीच हो रही। पूरे युद्ध को शीघ्र समाप्त करवाने में नाकामयाब रहे, पर आलोचना होती है इनकी। दोबारा महासचिव बनने पर सोवियत संघ ने विरोध भी किया था इसका, तो महासचिव के पद से त्यागपत्र दे दिया इन्होंने, ठीक है। फिर आते हैं डैग हैमरशोल्ड, आपके आते हैं 53। अब इनका डेट पूछा सकता है कि कब हुए, तो 53 में ये आए थे। ये स्वीडन से हैं, अर्थशास्त्री और वकील थे। अब देखेंगे 56 में जो सुएज नहर का संकट, तो इन्हीं के कार्यकाल के बीच में होता है। 53 61 के बीच में आएगा। सुएज नहर से जुड़े विवादों को सुलझाने और अफ्रीका के औपनिवेशीकरण यानी कि लिए काम किया। कॉन्गो संकट को सुलझाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार। अब ये क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ऐसे कौन से आपके सेक्रेटरी रहे हैं जिनको मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार मिला, तो डैग हैमरशोल्ड रहेंगे, ठीक है। सोवियत संघ और फ्रांस ने अफ्रीका में इनकी भूमिका की आलोचना की, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा काम किया, तो वही था ना कि एक अच्छा काम के लिए फिर उनको क्रिटिसिज्म मिला। फिर यूथांट आपके आते हैं। यूथांट आपके बर्मा से थे, यही पूछे गए थे 61 से 71। शिक्षक और राजनयिक, क्यूबा के मिसाइल संकट के समाधान में और कॉन्गो के संकट की समाप्ति के लिए प्रयास किया। तो आप देखेंगे क्यूबा का संकट रहेगा 1962 में, तो उसमें यूथांट थे, तो ये भी पूछ सकते हैं कि उसमें कौन था। साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना बहाल की। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका की आलोचना भी इन्होंने की, ठीक है। फिर आते हैं कोर्टबाल डैम, 1972 से 81, ऑस्ट्रिया से थे। ऊटनी को विदेश मंत्री। नामीबिया और लेबनान की समस्याओं के समाधान के प्रयास की। बांग्लादेश में राहत अभियान की देखरेख की। तीसरी बार महासचिव पद पर चुने जाने की दावेदारी को चीन ने विरोध किया। तो ट्रैक वैली, डैग हैमरशोल्ड, यूथांड, कोर्तबाल डैम, and that of Javier Pérez बुद्धदत्त गाली, कोफी अन्नान, बान की मून एंड एंटोनियो मैनुएल दे ओलिवेरा गुटेरेस, ठीक है। जेवियर पेरेस को आप जानते हैं, पेरू से थे। साइप्रस, अफगानिस्तान और अल सल्वाडोर में शांति स्थापना के लिए प्रयास किए इन्होंने। नामीबिया की आज़ादी के लिए मध्यस्थता की, और फॉकलैंड के बाद ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मध्य मध्यस्थता भी निभाई। अब फॉकलैंड युद्ध को एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉकलैंड कब लड़ा गया, तो देखिए मैं बता रहा हूँ आइडिया के लिए, फॉकलैंड युद्ध को भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पूछा जा चुका है यूसनेट एग्जाम। बुतरस बुतरस गाली आते हैं 1992 से 1996, मिस्र से थे। एन एजेंडा फॉर पीस किसके द्वारा दिया गया, ये पूछा जा चुका है। एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट बुतरस बुतरस गाली के द्वारा दी। मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र संघ का सफल अभियान चलाया। बोस्निया, सोमालिया और रवांडा में संयुक्त राष्ट्र संघ असफलताओं के लिए आरोप भी इन पर लगे। गंभीर असहमति कर अमेरिका ने दोबारा महासचिव बनने का विरोध भी किया, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है कि कौन किससे रिलेटेड है, क्योंकि एक टाइम फ्रेम सा सबका था। क्यों नहीं बने दोबारा, आप जानते हैं, क्योंकि सब परिस्थितियां अलग अलग हो रही थी। कोफी अन्नान जो आपके बने वो 1997 से 2006 तक बने, घाना जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी रह चुके। एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष बनाया था। अमेरिकी नेतृत्व पर इराक में हुए हमले को अवैध करार दिया। 2005 में मानवाधिकार परिषद और शांति संस्थापक आयोग की स्थापना की। और 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार। फिर से क्वेश्चन आपके लिए कि नोबेल शांति पुरस्कार एक तो मरणोपरांत है, और एक मतलब वैसे मिला अन्य कामों के लिए कोफी अन्नान को मिलता है, तो ध्यान रखना है आपको। बान की मून 2007 से 2016, कोरिया गणराज्य से दक्षिण कोरिया, कूटनी को विदेश मंत्री। इस पर्वत पर बैठने वाले दूसरे एशियाई हैं। जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डाला। एसडीजी इन्हीं के समय आया, तो देखा 2015 में आया था, सतत विकास पर लक्ष्य ध्यान केंद्रित किया। यूएन वीमेन के निर्माण के लिए काम किया। युद्ध वियोजन और परमाणु निशस्त्रीकरण पर जोर दिया, ठीक है। फिर आते हैं एंटोनियो गुतरस, जिसे हम लोग कहते हैं 2017 से हैं, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इनके देखिए क्या क्या रह चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज रह चुके हैं, सोशलिस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष रह चुके हैं, और संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं 9वें महासचिव कौन है, क्या क्या पद संभाल चुके हैं, ये पूछ सकता है आपसे। और ओल्ड में जितनी मैंने डिटेल दी, इसमें लगभग क्वेश्चन 2-3 बन चुके हैं, और भी बन सकते हैं, क्योंकि अदर आप एग्जाम देखेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चंस की भरमार है इस सेगमेंट से। तो 2 स्लाइड आपके बहुत काम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्जिया मेलोनी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, टर्की, स्पेन एंड इटली। तो इटली के हो जाएंगे इसमें से आपका, ठीक है। जॉर्जिया मेलोनी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। आर इन द फॉलोइंग रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉक्स एज द पर द ईयर ऑफ फॉर्मेशन। ये पूछ रहा है कि आपका जो इन चीज़ें आई हैं वो आपको बतानी कि किस किस सीक्वेंसिंग में आई है। नाफ्टा, आशियान, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका, एपेक एंड मर्कोसुर आपका किस किस रेंज में आया है, ठीक है। ये रहा हिंदी में, और इसका आंसर होगा वो थर्ड होगा। यानी हम देखेंगे तो आशियान जो आपका आया था 1967 में आया था, 8 अगस्त 1967 को। एसोसिएशन वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का था, ठीक है। एपेक था, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, 1989 में आता है।
मर्कोसुर जिसे हम लोग कहते हैं साउदर्न कॉमन मार्केट है साउथ अमेरिका का 1991, एंड दैट आपका नाफ्टा 1994, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड FTAA फ्री ट्रेड एरिया ऑफ द अमेरिकन 1994। उसके सबसे लास्ट में आया यानी नाफ्टा के बाद आशियान, एपेक, मर्कोसुर, नाफ्टा और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर द अमेरिकन, ठीक है। तो एशियन को याद कर लीजिएगा, उसके बाद में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन और भी आप बीच बीच में आप याद करते जाइएगा इसके साथ में, क्योंकि हो सकता है कि अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर नीचे फिर करके दे, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित तथ्यों पर विचार करें, सही उत्तर चुनें। देखते हैं कि हम लोग जो इंडियन आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया था, उसमें कुछ आपके विशेष प्रावधान किए गए थे, बताया गया था कि आपको करने हैं। तो क्या क्या था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान, बर्मा को भारत से अलग किया गया, उड़ीसा और सिंध के 2 नए प्रांत बनाए गए, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, एंड दैट आपका मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक की शुरुआत की गई। तो हम लोग जानते हैं कि मुसलमानों के लिए तो पहले ही 1909 का जो मार्ली मिंटो सुधार था उसके जरिए आ गया था, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन में, ठीक है। और देखेंगे आपकी उड़ीसा, ये जो ABC ऑप्शन आपका बच रहा है सिर्फ ओनली, ये आप देखेंगे यही आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया, बर्मा को भारत से अलग किया, उड़ीसा और सिंध के 2 नए प्रांत बनाए, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रस्ताव पहले ही रखा जा चुका था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन आगे भी कैसे आ सकता है, ठीक है। तो अब देखेंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए थे, डिवाइडेशन कर दिया था, मतलब कह सकते हैं सरकार थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी अपना रही थी क्षेत्रों को बांट कर, ठीक है। उनको लग रहा था कि शासन हम कर सकेंगे आगे, उनको नहीं पता था कि आगे शासन हमारा खत्म हो जाएगा भारत से, पर धीरे धीरे वो प्रयास अपने कर रहे थे। तो फेडरल स्कीम लेकर आते हैं 1935 के अधिनियम के द्वारा। क्या थी, भारत में एक संघीय सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना का प्रस्ताव इन्होंने दिया। उसके बाद में इसमें राज्यों यानी प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट को शामिल करने की घोषणा की गई, ठीक है। राज्यों और देसी रियासतों को शामिल करने की योजना बनाई, हालांकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था, तो संघीय व्यवस्था वहाँ पे लागू नहीं हो सकी। फिर आता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, यानी 1919 के अधिनियम में दायर की प्रणाली को केंद्र से हटाकर प्रांतों में समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को ऑटोनोमस गवर्नमेंट का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। और प्रांतीय मंत्रिपरिषदें विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनी। यह सुधार भारतीय स्वशासन दिशा में बड़ा कदम बना। उसके बाद में केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लागू यानी डायरेक्ट एट द सेंट्रल लेवल, यानी रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट प्रणाली कभी लागू नहीं हो सकी, उन्होंने प्रयास तो किया पर नहीं ऐसा हो सका। उसके बाद में फेडरल कोड बना जो 1937 में स्थापित हुआ, ये भी पूछा जा सकता है और पूछे गए हैं क्वेश्चन अदर एग्जाम में कि फेडरल कोड ऑफ इंडिया किस शासनाधीन से कब बना, दोनों चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से पहले सर्वोच्च न्यायिक संस्था हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद में नए प्रांतों का गठन हुआ, जैसे सबसे पहले बना सिंध आपका, सिंध के बाद बना आपका उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया, देखिए सिंध बनाया गया बॉम्बे से अलग करके, उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, बर्मा को भारत से अलग करके क्या बना दिया गया 1937 से। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम में कि बर्मा को किस ईयर अलग किया गया भारत से, ठीक है। फिर आपका विधायिकाओं का विस्तार होता है, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेचर होता है, यानी कि चुने हुए सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है। लेजिस्लेचर थी फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट की। मताधिकार का विस्तार कर दिया जाता है, कुछ बढ़ाया गया, जैसे कि लगभग 10% भारतीय बस का आबादी को वोट देने का अधिकार मिला, परंतु अभी भी संपूर्ण वैसे मताधिकार नहीं था, यूनिवर्सल नहीं था, कुछ सीमित वर्ग को दिया गया था। तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्ता, केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लागू होना, संघीय न्यायालय होना, नए प्रांतों का गठन होना, विधायिकाओं का विस्तार होना, मताधिकार का विस्तार होना, संघीय सूची प्रणाली यानी 3 फोल्ड डिवीजन ऑफ पावर जो हम लोग देखते हैं, मतलब इसे नहीं कहता है कि समवर्ती सूची, सूची जो हमारे यहाँ ली गई वो 1935 एक्ट से ली गई है, देखेंगे आप उसमें, यानी फेडरल लिस्ट है, प्रोविंशियल लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट, तो 3 सूचियाँ आई थी, ये 1950 में हम लोगों ने अपनाई हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा, इसमें आपने नोट्स बनाए होंगे, अगर नहीं बने तो वन लाइनर भी आप बना ली तो आपका बहुत हेल्प करेगा फॉर नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी। दिसंबर का एग्जाम तो आपको देना ही देना, JRF लेना ही, अदर एग्जाम के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेस्ट अप्रोच होगी। आपसे पूछ रहा है कि ऑथर और उनका कॉन्सेप्ट कौन कौन सा दिया गया है, तो वुडरो विल्सन, फ्रेडरिक टेलर, लूथर गुलिक, अब्राहम मैस्लोम। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस वाला हो जाएगा, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो जाएगा इन द हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से। उसके साथ ये कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। तो वुडरो विल्सन ने, फ्रेडरिक टेलर ने और अब्राहम मैस्लो को आप जानते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स देते हैं। सबसे पहला अगर आप याद रख सकते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देते हैं आपके फ्रेडरिक टेलर। तो बी का 1 एक ही ऑप्शन है, ए का सेकंड।
तो आपका आंसर होगा सेकेंड। वुडरो विल्सन जानते हैं हम लोग डायकॉटमी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से शुरुआत करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं ऑफ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस के रूप में। फ्रेडरिक टेलर को हम लोग जानते हैं जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स बताया, 8 सुपरवाइजर बताया, 4 प्रोडक्शन में 4 आउटपुट में हो जाएंगे, ठीक है। लूथर गुलिक को हम लोग जानते हैं पोस्ट कॉर्प के लिए, स्ट्रक्चर बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब्राहम मैस्लो को हम लोग जानते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स के लिए। हम लोग काफ़ी क्वेश्चन में डिस्कस भी कर चुके हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी विजिटेड लाहौर एंड इन लाहौर डिक्लेरेशन विद पाकिस्तानी पीएम के साथ कब करते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी से क्वेश्चन पूछा गया तो 1999 में जो हम लोग जाते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट, जो हमारा डिक्लेरेशन होता है लाहौर डिक्लेरेशन, तब किया था 1999 में, ठीक है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में लाहौर पाकिस्तान का दौरा किया और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और शांति को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर भी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन? मल्टीपल टाइम एंड मल्टीपल एग्जाम्स क्वेश्चन आस्क। मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। ब्रिटिश लेकर रही और दार्शनिक मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट द्वारा 1792 में प्रकाशित विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन आधुनिक नारीवाद के आधारभूत ग्रंथों में से एक है। ज्ञानोदय के आदर्शों और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित यह कृति तर्क देती है कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से पुरुषों से कमतर नहीं, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि उनमें शिक्षा का अभाव है। उन्होंने बुक लिखी डॉक्टर्स ऑन एजुकेशन, उसके साथ में इन्होंने रूसो की आलोचना भी की है क्योंकि उन्होंने महिलाओं को नहीं दिया उस चीज़ को लेकर। तो इन्होंने बुक्स भी कॉन्ट्राडिक्ट में ही लिखी है अधिकतर, ठीक। और पहली महिला कही जाती हैं जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की चर्चा भी की है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस्ट्रिच संधि की पुष्टि होना। तियानमेन चौक पर चीनी को नरसंहार, चिली में पेनोशो का तख्ता पलट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उत्तरी कोरियाई नेता किम जोंग उनकी सिंगापुर मुलाकात, क्रीमिया पर रूस का कब्जा होना। तो ये सीक्वेंस आपको बताना है कि क्या होगा, ये हिंदी इंग्लिश, एंड दैट आपका आंसर होगा 4। जो पिनोश जिसे कहते हैं ना कूपेन चिली, जो हुआ था चिली में 1973 में हुआ था ये आपसा। चाइनीज ब्रूटल मिलिट्री का था मैस्कट इन तियानमेन स्क्वायर में 1989। मॉस्ट्रो जो टीटी रेटिफाइड की गई 1982। एंड रशियन एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया 2014 में करता है, तभी इसको जो G7 से बाहर कर दिया जाता है इसकी वजह से। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड नॉर्थ कोरिया लीडर किम जोंग जो मिलते हैं सिंगापुर में, वो 2018 में आपके मिलते हैं। इस सीक्वेंस को आप जैसे लिखा है वैसे ही आप नोट्स में ऐड कर लीजिए और उसको आप याद कर लीजिए सीक्वेंसिंग में लगा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटनाएं फिर वही मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। और एनटीए का फेवरेट जैसे कि पूछा गया कि सोवियत एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड कब होता है, सोवियत इन्वेशन ऑफ हंगरी, इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान, एंड बर्लिन वॉल फॉल्स कब होती है, ये भी पूछा जाता है। तो आप देखेंगे इसमें आपका सोवियत संघ वाला जो आपका बनता है वो 1956 में था, बर्लिन फॉल होती है 1989 में। तो बर्लिन फॉल से भी आप लगा सकते हैं, डी का 1 एक ही ऑप्शन में है, यानी थर्ड आपका ऑप्शन होगा। तो सोवियत एटॉम, देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो डेली में आपको हर क्वेश्चन में आपको, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आपके सारे लगभग दिए गए हैं, जैसे कि सोवियत इन्वेशन वाला आपका दिया गया है, बर्लिन फॉल का दिया, बर्लिन पूरा दिया गया है सोवियत संघ का कैसे खात्मा हुआ कैसे बनी। तो आपको एनसीईआरटी पर पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें सारा डिटेल से दिया गया है। अगर आप बहुत ही ईजी पुस्तक लिखी गई है तो आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्विंग हो जाएंगे। सोवियत एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है 1949 में, और मतलब एटॉमिक बम बनाया था। इन्वेशन ऑफ हंगरी 1956 और 79 इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान 1989 बर्लिन दीवार का पतन होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस कमीशन से पूछा गया है और किस वर्ष उसका गठन हुआ ये पूछा गया। तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, सेकंड फाइनेंस कमीशन, थर्ड फाइनेंस पंचम एंड थर्ड पूछा गया। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फिफ्थ आपका पूछा गया। तो आप देखेंगे तो थर्ड इसका आंसर होगा, यानी फर्स्ट फाइनेंस कमीशन इज 1951, सेकंड फाइनेंस कमीशन 1956 एंड फिफ्थ फाइनेंस कमीशन इज 1968 एंड द थर्ड 1960। तो डेट थी उसकी मिलाने को, बट आपसे इससे ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए वित्त आयोग के बारे में, और हर एग्जाम में आपको चाहिए इसकी जानकारी। प्रथम वित्त आयोग बना था वो केसी नियोगी की अध्यक्षता में बना था, ये आपको ध्यान रखना है। 1950 इसका गठन वर्ष है। रिपोर्ट अवधि कब थी ये आपको ध्यान रखना है। द्वितीय वेतन आयोग आपका बनता है के संतानम की अध्यक्षता में 1956 रिपोर्ट का अवधि। तृतीय वित्त आयोग ए के चंद्र, देखिए यहाँ से मैंने डेटा दे दी है, आप इसको नोट जरूर कर लें। चतुर्थ के पीवी राजमन्ना, महावीर त्यागी। 6 नंबर के रहेंगे ब्रह्मानंद रेड्डी, 7 के रहेंगे जी एम शेलर, अष्टम वित्त आयोग के वाई वी चावल, नवम के हो जाएंगे 9 के एन के पी सालवे, के सी पंत 10वें के हैं, 11वें के ए एम खुसरू। अब देखिए अभी यूपीपीसीएस का प्री मैंने क्वेश्चन भी कराए थे, वहाँ पे देखा होगा 1 2 यानी ये
ये आपके 4 आस्क हो चुके हैं एग्जाम में। आप बताइए इस स्लाइड में से, बताइए क्वेश्चन हर एग्जाम में बन रहा है। और ये जो आपका है एनके सिंह वाला, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन आपके एनटीए में कि 15 के कौन था, तो एनके सिंह थे उस समय। वाई बी रेड्डी आपके चौथे के रह चुके हैं, 13 के विजय केलकर, तो 11 का आपको सी रंगराजन पता होने चाहिए। 16वें की है इस समय अरविंद पनगड़िया, ये आपको ध्यान रखना 2023 में हुए थे, और 2026 में इनकी रिपोर्ट अभी आ चुकी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो 16 के हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया, पहले हैं के सी नियोगी, उसके बाद 11वें को जाएंगे सी ए एम खुसरो, और 12 को जाएंगे सी रंगराजन, और 15वें को जाएंगे एन के सिंह, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोबारा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी रिपोर्ट पूछा जा सकता है कि कब कौन सी लागू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड है कि कौन कौन सी उनकी रचनाएं लिखी गई हैं। इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, मॉडर्न इंडिया, द विल्स ऑफ आदि करवड़, इंडिया एंड ट्रांजिशन, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम। तो आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर एक है इसका। स्वामी विवेकानंद ने लिखी इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स, मॉडर्न इंडिया, द विल्स ऑफ, ठीक है। 3 बुक्स, तीनों आपके नोट्स में होनी चाहिए। उसके बाद में हु स्टेटेड वार इज मेयरली अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब युद्ध राजनीति का एक विस्तार है, ये किसने कहा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्योंकि फैक्ट बेस होते हैं, इनको किसी ने कोट किया है, उसी को आपको डायरेक्टली पूछ दिया है। तो आपके सुसान सिर्क हैं, जॉन लॉक हैं, कार्ल वान क्लाउडविट्ज़ एंड एडम स्मिथ हैं। इसका जो आंसर है वो आपका है कार्ल वान क्लाउडविट्ज़। वार इज मेयरली अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स। The famous Persian military theorist है कार्ल वन क्लाउडविट्ज़, the war is merely the continuation of politics is by other means। पर्शियाई सैन्य सिद्धांतकार कार्ल वन क्लाउडविट्ज़ ने कहा था कि युद्ध राजनीति को अन्य तरीके से जारी रखने का मात्र का नाम, यानी युद्ध जो था वो राजनीति को लगातार बनाए रखता है। उनकी बुक का नाम है ऑन वॉर्म क्रिकेट में इस विचार की व्याख्या की और इस बात पर जोर दिया कि युद्ध राजनीतिक गतिविधि से अलग नहीं है, मतलब एक इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया, बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक साधन है सिर्फ ओनली, ठीक है। ये ध्यान रखना, युद्ध को इंटर रिलेट किया है कार्नवाल क्लाउडविट्ज़, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों को लालचित सीटें पूछा है इन द मैच द फॉलोइंग सेक्शन। इससे पहले क्वेश्चन क्या बन रहे थे कई एग्जाम में कि आपको बताना सीक्वेंसिंग लगानी है, तो पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं, महाराष्ट्र में कितनी है, झारखंड कितनी है, राजस्थान में कितनी, वो भी अनुसूचित जाति की जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आपको पूछा गया है। सबसे ज़्यादा कहाँ होंगी, सबसे कम कहाँ होंगी, तो आपसे पूछता रहता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका फर्स्ट होगा, यानी कि पश्चिम बंगाल में आपकी 2 सीटें दी गई हैं, महाराष्ट्र में आपकी 4 हैं, झारखंड में 5 हैं, और राजस्थान में 3 सीटें हैं। तो देखा जाए तो झारखंड इसमें इस क्वेश्चन के साथ झारखंड प्रथम पे है, और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सीटें इस समय, वहाँ पे लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की। ये रहा आपका सीक्वेंसिंग, ठीक है। In which year the referendum to leave European Union took place in Great Britain? ग्रेट ब्रिटेन में यूरोप छोड़ने के लिए जनमत संग्रह किस वर्ष हुआ था, 2013, 2014, 2016, 2018। तो 2016 में इसका हुआ था, द रेफरेंडम हुआ था कि यूरोपियन यूनियन को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है ना ग्रेट ब्रिटेन 23 जून 2016 को। इन दैट वोट 51.9% ऑफ वोटर्स चूज द लीव द यू को छोड़ने की बात करते हैं। यूके ने फिर इवेंचुअली विड्रॉल कर दिया 31 जनवरी 2020 को, उन्होंने उससे हटा गया। तो 2016 एंड 2020 ये थी आपकी वोटिंग की डेट, ये आपकी थी बाहर निकलने की डेट यूके का यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित पूर्व उपराष्ट्रपतियों को उनके उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार बताइए। वही है कि वाइस प्रेसिडेंट जैसे इनका ऑफिस हुआ है उनको आप सीक्वेंसिंग में लगाइए, और लगता है मुझे लगता है हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बनने लगे, पीसीएस में भी बन रहा है, प्री में भी, अदर एग्जाम में भी कि पूछ रहे हैं आपसे सीक्वेंसिंग लगाइए, एनटीए रेगुलर ही पूछ रहा है आपसे। तो देखेंगे इसका आंसर, यानी सबसे पहले वी गिरी जो हमारे बनते हैं 1966 से 67 से 69 के बीच में, फिर आर वेंकटरमन बनते हैं 84 से 87 के बीच में, के आर नारायण रहते हैं 1992 से 1997, कृष्णकांत आपके 1997 से 2002, एंड भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 के बीच में बनते हैं, ठीक है। याद रखना आपको है सीक्वेंसिंग में 3 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें समझाने लग कुछ नहीं है क्योंकि ये फैक्ट है, राष्ट्रपति आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन की डिमांड है तो आप याद करिए। Who became the leading exponent of the second generation of the Frankfurt School of Critical Theory? आपसे पूछ रहा है कि जो क्रिटिकल थ्योरी हम लोग बात करते हैं तो मार्क्सवाद का ही
अपग्रेडेड वर्जन एक प्रकार से मार्क्सवाद का, कि मार्क्सिज्म को पूरी तरीके से नहीं मानता बट उसमें कुछ अपडेशन भी करता है। एक प्रकार से पूरे आर्थिक संरचना को नहीं मानता है, अधिरचना और आर्थिक दोनों को मानता है फ्रैंकफर्ट थ्योरी। और वो बताते हैं कि उसमें कई सारे विद्वान हुए एक समय पे, फर्स्ट पीढ़ी में रहे कुछ, मतलब फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। मुझे सेकंड जनरेशन का कौन है? फ्रेडरिक हीगल, कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन, यूर्गन हैबरमास। तो आप देखेंगे यूर्गन हैबरमास है वो सेकंड जनरेशन से आपके आते हैं। और जर्मनी का इंस्टीट्यूट है फॉर सोशल साइंस रिसर्च से जुड़ा एक बौद्धिक आंदोलन था। पहली पीढ़ी में याद कर लीजिए ये सारे हैं, मैक्स ओकाइमर, थियोडोर अडर्नो, हार्बर्ट मार्क्यूजे एंड एरिक फ्रॉम। दूसरी पीढ़ी में आते हैं यूर्गन हैबरमास, जिन्होंने कम्युनिकेटिव एक्शन, पब्लिक स्पेयर की बात की और रेशनल डिस्कोर्स की बात की। कम्युनिकेटिव एक्शन का मतलब वहाँ पे बातचीत के जरिए बढ़ाना, और पब्लिक स्पेयर में चीज़ों के लिए बहुत चर्चा करते हैं हार्वर्ड मार्क जुर्गन हैबरमास, ठीक है। यूर्गन हैबरमास पढ़ा जाता है उनको, ठीक है, स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र संघर्ष विराम पर्यवेक्षण संस्था, मतलब इस प्रकार से यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन हुए हैं और उनको बताना है कि उनका ईयर क्या रहा है। तो बहुत सारे ऑपरेशन हैं, ऑपरेशन की लिस्ट ये रही। पहला है आपका संयुक्त राष्ट्र संघर्ष विराम पर्यवेक्षण, जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन 1948 में। उसके बाद में इनमिशन इन द सूडान 1590 के अंतर्गत 2005, संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल इन लेबनान 1978 एंड संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना बल इन साइप्रस में करते थे 1964 में आपके करते हैं। वही फैक्ट है, आप नोट करिए और याद करिए इसको। इसमें ना समझाया जा सकता है वीडियो को, वीडियो में मैं बताता हूँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको समझाया जाता है। अभी तो आपने क्वेश्चन देखे सारे फैक्ट रिलेटेड आ रहे हैं, तो उनमें सब आप याद करिए। कुछ हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे आपको। मैंने कुछ आपकी प्रैक्टिस सेट कराए हैं चैनल पे, आप देखेंगे कि उसमें सारे के सारे आपको जो मिलेंगे वो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड आधे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, इससे आपको समझ आता है शुरू। फैक्ट क्वेश्चन आपको मैंने इसीलिए करा दी, और फैक्ट को आप नोट करिए, याद करिए कितने ज़्यादा। मल्टीपल टाइम रिवीजन, मल्टी टाइम क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जाएंगे। अब फिर आ सकता है कि भारत के संविधान में उल्लिखित अनुच्छेदों को सही क्रम में कालानुक्रम में लगाइए। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद हो जाएगी, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाएगी, संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्त करने की शक्ति पूछी गई है। पहला कौन सा होगा? देखेंगे अगर राष्ट्रपति की सहायता देखेंगे तो सलाह लेकर मंत्री परिषद भी होती है, संसद में राष्ट्रपति का विशेषाधिकार भी होता है, तो आंसर थर्ड होगा इसका। स्पेशली आपको आर्टिकल्स यहाँ पता होने चाहिए और उसके अंदर का डेटा पूछा गया है, मतलब एक लाइन लिखी होती है उसके अंदर का, कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होती है, आर्टिकल 74 में दिया गया है। संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, आर्टिकल 87 के तहत होता है, संसद को संबोधित जब करते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126 के अंतर्गत होती है, 127 में आपकी तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, ठीक है। उसके साथ में आपके सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति आर्टिकल 143, जो भी हाल ही में डिस्कशन आया है आर्टिकल 200 पे, तो क्वेश्चन पूछे गए थे राष्ट्रपति के द्वारा, वो परामर्श करने की शक्ति। और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 233 के तहत राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो आर्टिकल सारे आपको एक पेज में आप बना लीजिए, आर्टिकल्स एंड उसके संबंधित अनुच्छेद जितने भी आ रहे हैं, उसके साथ में उसका डिटेल थोड़ा तो आपको पता होना चाहिए कि वो रिलेटेड किससे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज द पर देयर फॉर्मेशन। और देखिए क्वेश्चन मतलब लगता है इंडिया का भी है, बाहर की कंट्रीज़ का भी है, और मिक्स करके पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आपको जानकारी होनी चाहिए। आवामी लीग कब बना, डेमोक्रेटिक पार्टी वैसे कब बनी, और लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा कब बनी, उसके साथ में बीजू जनता दल कब बना, तो इंडिया का हो जाएगा। तो देखेंगे आप इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी आपकी बनती 1828 में बनती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें पहले पूछा गया था सिर्फ सिंगल की डेमोक्रेटिक पार्टी कब बनी, 1828 यूएसए की पार्टी, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा 1867, आवामी लीग बांग्लादेश 1949, बीजू जनता दल 1997 एंड द सर्वेंट ऑफ द पीपल यूक्रेन 2018। डेमोक्रेटिक पार्टी, लिबरल, अवामी लीग, बीजू जनता दल। और आप अगली बार ही पूछ सकता है कि अवामी लीग कब बना, बीजू जनता दल के बारे में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछ सकते हैं, इंडियन पार्टीज को लेकर, तो आपको याद होनी चाहिए सारी पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी मीट डोनाल्ड ट्रंप द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन वाशिंगटन डीसी। कब मुलाकात हुई थी? तो अब जब जीते हैं उसके बाद में तो आपकी मुलाकात होती है फेब 2025 में, 13 फरवरी 2025 को इनकी। विच रशियन मार्क्सिस्ट, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। विच रशियन मार्क्सिस्ट वाज असैसिनेटेड इन मैक्सिको इन 1940। तो 1940 में मैक्सिको में किस रूसी मार्क्सवादी की हत्या कर दी गई थी? निकिता क्रुश्चेव, कार्ल मार्क्स, जोसेफ स्टालिन एंड लियोन ट्रोट्स्की। से कुछ
पास्ट एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया था, लेनिन के बारे में पूछा गया था कि उनकी मृत्यु कब हुई। तो हम यहाँ देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका लियोन ट्रोट्स्की, इसका आंसर है। लियोन ट्रोट्स्की जो प्रमुख रूसी मार्क्सवादी और बोल्शेविक नेता रहे हैं, ठीक है। स्टालिन के विरोधी होने का उन्हें रूस से निर्वासित कर दिया गया था। हम जानते हैं कि लेनिन के बाद में स्टालिन बनते हैं तो उनके विरोध में हो गए थे ये। ट्रोट्स्की ने 1940 में मैक्सिको सिटी में अपने घर पर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इतना तो आपको पता ही, वो डेट आपको याद करनी है। आपको फैक्ट कैसे बनाना है मैं बता देता हूँ। आपके नोट्स में आपको लिखना है ट्रोट्स्की की हत्या, जैसे मतलब लिखा है मैंने, उसका 1940। अब इतना डेटा आप ऐड कर लेते तो भी आपके बहुत काम का हो जाएगा, क्योंकि बार बार रिवीजन आप उसका कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग आइडिया एसोसिएटेड विद डगलस मैकग्रेगर एंड चूज द करेक्ट आंसर। हम लोग पढ़ते हैं पब्लिक एडमिशन डगलस मैकग्रेगर को, तो उनको बताया तो 3x है, 3y है, तो 5 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट द रिलेटेड ऑफ द डगलस मैकग्रेगर से रिलेटेड है। थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, स्केलन प्लान, द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज एंड द लिंकिंग पिन मॉडल। हम लोग जानते हैं लिंकिंग पिन मॉडल जो आपका है रेनस लिकट से संबंधित होगा, तो ये अगर हटा दें और उसके साथ में ए बी सी डी जो आपके हैं वो सारे सही हो जाएंगे इसमें। तो 3 का आंसर होगा, मैंने बायलिंगुअल है तो हिंदी भी है इंग्लिश भी है, जिसको हिंदी में समझ में आता है हिंदी में कर ले। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि पब्लिक एडमिशन या कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो आपको इंग्लिश में ही याद करनी है, जैसे बुक्स, पॉलिटिकल साइंस की बुक्स को आप हिंदी में अगर बदलेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि उसका अर्थ का डिस्टॉर्शन हो जाता है, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा उस चीज़ से रिलेट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो थोड़ा सा इंग्लिश का आप देखिए। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई को हम लोग देखते हैं। थ्योरी एक्स दी अजम्स करता है एम्प्लॉयज़ को डिसलाइक वर्क्स नीड कोरेशन एंड कंट्रोल, मतलब एक प्रकार से ज़बरदस्ती कराना। थ्योरी वाई का मतलब होता है आपके वर्कर्स खुद अपने आप कर रहे हैं, यानी एम्प्लॉयज़ आर सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं, सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इसी बात की हम लोग बात करते हैं डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई की। स्केलन प्लान है उनका, एम्प्लॉय इंसेंटिव बोनस प्लान इसको कहते हैं हम लोग। ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज सिंथेसाइजेस ह्यूमन रिलेशन इन मैनेजमेंट, बुक लिखी गई है भाई मैकग्रेगर। और लिंकिंग पिन मॉडल जो आपका है वो रेनेस लिकर्ट का है, ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। तो आपके इसमें से 5 फैक्ट निकले कि थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, लिंकिंग पिन मॉडल किसका है, बुक्स द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज बाई मैकग्रेगर की है, और स्कैनलन प्रोग्राम जिसे हम लोग कहते हैं इंसेंटिव प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा सूची 1 और उसका कार्यकाल पूछा गया है। रवि रॉय, डॉक्टर बलराम झाकड़, शिवराज पाटिल एंड मीरा कुमार, इनको आपको मिलाना है कि किसका कार्यकाल किस टाइम का रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका फोर्थ होगा। रवि रॉय जो आपके रहे हैं वो 1989 से 1991 तक रहे हैं। डॉक्टर बलराम झाकड़ रहे हैं वो 1985 से 1989 रहे हैं। शिवराज पाटिल आपके रहे 1991 से 1996 के बीच में, और मीरा कुमार आपके रहे 2009 से लेकर 2014 तक के बीच में रहे हैं। अब इसके लिए क्या करिए, आप संसद की वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हैं, या मैंने जो ऐड किया उसको भी आप नोट करें, बट हो सकता है आप एक बार ट्राई जरूर करें, क्योंकि आपका सेल्फ वाला मल्टीपल टाइम आपको याद करनी है चीज़ें। देखेंगे कि सबसे पहले रहे हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, इनकी मैंने डेट, ये संसद की वेबसाइट से डेटा उठाया गया। मधुश्री भूषी, अनंत श्याम अयंगर, सरदार हुकुम सिंह, इस तरीके सीक्वेंस है 1 2 3, मतलब ऐसी वेबसाइट पे था तो मैंने वैसे ही लिया, इस तरह से सीक्वेंसिंग है। तो गुरदयाल सिंह ढिल्लो, नीलम संजीव रेड्डी, श्री बलराम भगत एंड आपके के एस हेगड़े, बलराम झाकड़, श्री रवि रॉय, हाँ श्रीवाजी पाटिल, पूर्णो अगितोक संगमा, पी ए संगमा जिसे हम लोग कहते हैं, और मोहन चंद्र बाल योगी, जी एम सी बाल योगी, और आपके बाद मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी दोबारा बने और वही डेट है, सेम ही है। उसके बाद में इक्वल है वो 2004 वाला डेट लिख गया। श्रीमती मीरा कुमार, मीरा कुमार के बाद में आपके सुमित्रा महाजन, उसके बाद में आपके श्री ओम बिरला जो करंटली प्रेसिडेंट इसमें है अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के। तो इसके लिए आप संसद की वेबसाइट भी जा सकते हैं, या आप खुद भी आप नोट्स अपने ऐड कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है द जुरिडिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट कमेटी ऑन होम अफेयर, यानी गृह मंत्रालय के अंदर कौन कौन सी पार्लियामेंट से आती हैं चीज़ें। देखिए मिनिस्ट्री हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें आप आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में देते जाइए, जिससे आपको पता चले आप कितने सही हो रहे हैं, बाद बाकी आंसर तो आपको मिल ही जाएगा। तो गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, अंतरिक्ष मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा सेकंड, यानी कि दो आपकी जो है वो संसद की गृह मंत्रालय से संबंधित है। एक आपका गृह मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। उसके बाद में
और जो आपके 3 है वो अलग अलग डिपार्टमेंट अपना कैरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर है उनका राज्य मिलाना है कि रामकृष्ण हेगड़े किससे थे, भगत सिंह कोश्यारी किससे संबंधित थे, कर्पूरी ठाकुर एंड सुचिता कृपलानी किससे किससे संबंधित थी। तो आप देखेंगे कर्पूरी ठाकुर तो आपके बिहार से संबंधित हैं, तो एक ही सी का 4 मिल रहा है यहाँ पे, तो देखेंगे आप एक ही से मिल जाएगा। सुचिता कृपलानी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उसके साथ में आपका क्या रामकृष्ण हेगड़े आपके कर्नाटक से संबंधित है, भगत सिंह कोश्यारी आपके उत्तराखंड से संबंधित है। तो रामकृष्ण आप ऐसे नोट्स, इसे मैंने बनाई टेबल ऐसे आप नोट कर लीजिए कि कर्नाटक, भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड, कर्पूरी ठाकुर बिहार और उत्तराखंड से आपकी सुचिता कृपलानी संबंधित हो गई हैं। क्योंकि ये मल्टीपल लाइन चेंज होंगे या कुछ ऐसा आपको जानकारी होगी, अब अगला बार एक ही मिल जाएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होने की आसानी रहेगी। क्वेश्चन अगला है, हु रोड द बुक रोमन अग्रेरियन हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ, जवाहरलाल नेहरू, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ एंड वुडरो विल्सन। तो किसके द्वारा बुक लिखी गई आपकी, मैक्स वेबर के द्वारा ये बुक लिखी गई। बुक का नाम था रोमन एग्रेरियन हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ। इससे पहले वाली जो वीडियो रही उनमें भी हमने बुक्स बताई, तो आपको अलग से नोट करते जाइए, बुक्स का एक सीरीज बना लिए, उसमें आप नोट करते जाइए बुक्स का। उसमें डेट लिख दीजिए कि 26 जून की एग्जाम में ये बुक पूछी गई थी, एक बुक, दो बुक, तीन, उसका नाम और उसके ऑथर का नाम। तो आइडिया आपको रहेगा कि हाँ ये रिवीजन हमारे मल्टीपल टाइम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। हम लोग एसडीजी की तो बात करते रहते, एमडीजी 2000 के समथिंग आया था, तो ये पूछ रहा कब अपनाया गया। तो यूएनजीए के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, तो हम लोग जानते हैं कि 2000 में अपनाए गए थे इस तरीके से। क्या है एमडीजी, आइए हमको देखते हैं। 8 एमडीजी थे, एमडीजी आपको याद और एसडीजी दोनों आपको याद होने चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं अत्यधिक गरीबी और भूख का उन्मूलन करना, उसमें की प्राइमरी यही थी। जब हम लोग एस डी जी में आएंगे तो देखेंगे कब डिवाइड हो गए, उसमें भी आपके एक जो चीज़ थी उसको दो भागों में डिवाइड करके उसे थोड़ा ब्रॉड किया गया। हमारी बेसिक तो पहले 2000 में थी जो, उसको बनाया गया। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन हमारा मेन लक्ष्य था, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन करना, चाइल्ड की मोर्टेलिटी को कम करना, अगर इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ करना, कॉम्बेट एच आई वी एड्स से लड़ना, मलेरिया से लड़ना, जो बहुत सारी बीमारियाँ उसमें थी, इन्वायरमेंटल की सस्टेनेबिलिटी से रखना, डेवलप एक ग्लोबल पार्टनरशिप और डेवलपमेंट करना। तो ये बहुत सारे थे, तो 8 लक्ष्य थे उस समय के। जब हम लोग एस डी जी में आ जाएंगे 17 गोल्स, 169 टारगेट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके सामने है कौन कौन से, तो आप एक बार दोबारा रीराइट करिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जा रहे, पेपर 1 में तो स्पेशली पूछे जा रहे क्वेश्चन है। ये रहे आपके 17 गोल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फ्रेडरिक्स डेवलप्ड द आइडिया ऑफ फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड सोसाइटी इन द फीचर ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटीज आर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर फ्रेडरिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं। उसमें ये पूछना है कि कौन कौन से प्रिज्मेटिक सोसाइटीज़ के फीचर हैं, यानी कि बीच की जो सोसाइटी है। फ्यूज प्रिज्मेटिक एंड डिफ्रैक्टेड, प्रिज्मेटिक बीच की होगी तो यूनिवर्सलिज्म होगा, अस्क्रिप्टिव वैल्यूज, सिलेक्टिविज्म, अटेनमेंट एंड पॉलीफंक्शनलिज्म। अब इसमें देखेंगे यूनिवर्सलिज्म है, अस्क्रिप्टिव वैल्यूज, सिलेक्टिविज्म पाया जाता है। ये हिंदी में सार्वभौमिकता, प्रदत्तमूलन चयनवाद, उसके बाद प्राप्ति और बहुकार्यमता नहीं होगी इसमें, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, सार्वभौमिकता, अभी मैं इसका आंसर आपको, ये रहा सही आंसर, 3 होगा इसका आंसर, यानी सी डी ई आपका होगा, यानी चयनवाद, प्राप्ति होगी इन बहुकार्यमता, क्योंकि सार्वभौमिकता तो रूल होगा नहीं इसमें अप्लाई, क्योंकि प्रिज्मेटिक में मिक्स कल्चर में होगा तो यूनिवर्सलिटी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्टिव अटेनमेंट एंड पॉलीफंक्शनलिज्म पाया जाता है। फ्रेडरिक्स रिक्स एक कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल बताया, ट्रांजिशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, यानी कि आपकी ट्रेडिशनल सोसाइटी है उनका मॉडर्न में परिवर्तन होना, जिसकी जो बीच की जो है उसमें ये चीज़ें बताई हैं उन्होंने। फ्यूज में आपकी क्या क्या होगी, ट्रेडिशनल होगी, होमोजीनियस होगी यानी एग्रीरियन सोसाइटी, आपकी जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी होगी उसमें ट्रांजिशनल होगी, हेट्रोजीनियस होगी एंड डेवलपिंग, मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल मॉडर्न का होगा। रिफ्लेक्टेड होगी, मॉडर्न होगी, इंडस्ट्रियलाइज होगी एंड रेशनलाइज्ड होगी, ठीक है। हु यूज द टर्म इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा कौन सा है जिसने इकोलॉजी को फर्स्ट टाइम उपयोग किया, तो अर्नेस्ट हैकेल आपके थिंकर हो जाएंगे इसमें। इकोलॉजी शब्द को पहली बार कॉइन किया जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल इन 1866 में इन्होंने यूज किया था। ही ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड था इनका ओइकोस, यानी हाउस यानी हैबिटेट, एंड लोगोस यानी स्टडी साइंस, उसकी मतलब साइंस हैबिटेट ही करना, तो ओइकोस एंड लोगोस के साथ में
पूछा जाएगा ग्रीक वर्ड था, तो ये भी पूछा जा सकता है ग्रीक वर्ड किस भाषा से ड्राइव हुआ, तो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ, ठीक है। मीनिंग होती है इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट सेक्शन से एक रिलेशनशिप बना के रखना, उसी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाई नॉम चॉम्स्की, को हम लोग पढ़ते हैं क्रिटिकल लिखते हैं द अमेरिकन हेजीमनी को लेकर। तो इस तरीके से उनकी बुक्स को पूछा है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स, अमेरिकन पावर एंड द न्यू मिलिट्री ह्यूमनिज्म, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, द इजराइल लॉबी एंड द यूएस फॉरेन पॉलिसी। तो जो आपकी बुक्स होंगी वो आपकी होगी फर्स्ट यानी कि ABC ऑप्शन वाला होगा, यानी कि आपकी 3 बुक्स हैं चॉम्स्की की, एक बुक आपकी जॉन मीयरशाइमर की और एक बुक है जॉन मीयरशाइमर एंड स्टीफन वॉल्ट की है। सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स आपकी अमेरिकन पावर एंड द न्यू मेंटेंस एंड द न्यू मिलिट्री ह्यूमनिज्म, ये लैंडमार्क बुक इन लिंग्विस्टिक्स, क्रिटिक ऑफ द यूएस फॉरेन पॉलिसी, एनालिसिस ऑफ नाटो इंटरवेंशन की लिखी गई, ठीक है। द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जॉन मीयरशाइमर की, और इजराइल लॉबी इन द यूएस फॉरेन पॉलिसी जॉन मीयरशाइमर स्टीफन वॉल्ट के द्वारा लिखी गई। तो ये बुक्स आपकी वही में नोट्स में आपके ऐड होनी चाहिए, बुक्स दोबारा भी कराई जाएंगी बुक, पर अभी फिलहाल में अपने नोट्स कर लीजिए इसको। फिर आपका है अंडर द रूल्स ऑफ लोकसभा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पार्लियामेंट्री कमेटी। लोकसभा के जो नियम बनते हैं उसमें से आपके 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन कौन से सही है इसमें से। एवरी कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी, इट वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड चेयरमैन, यानी लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के अध्यक्ष में काम करती है। अध्यक्ष मतलब इस सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है, ये स्पीकर अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। यह रिपोर्ट अपनी भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। इसका सचिवालय लोकसभा राज्यसभा सचिवालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आपको बताना इसमें से कौन कौन से सही है, तो आपका आंसर होगा थर्ड इसमें, यानी BCE। देखते हैं कैसे BCE। और दूसरा लोकसभा नियमों की संसदीय समितियां पूछी गई, ठीक है। इट वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर मैन, ठीक है। इसे अपॉइंटेड किया जाता है, इलेक्टेड किया जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, और हैज अ सेक्रेटरी प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा या राज्यसभा सेक्रेटरी के द्वारा प्रदान किया जाता है। एवरी कमेटी कंसिस्टिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं हो सकती, हर कमेटी पार्लियामेंट कमेटी नहीं होती, ध्यान रखना आपको, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति को सौंपे ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा हो रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष ही लगाएगा रिपोर्ट पे, ये भी ध्यान रखना आपको। जिसमें हो सकता है थोड़ा सा आपको कॉन्ट्राडिक्ट लगे इसका स्टेटमेंट, बट होता क्या है कि जो लोकसभा के नियमों के तहत पूछा गया, तो लोकसभा के अंदर जो कमेटी गठित हुई है वो रिपोर्ट किसको दे रहा है, इन द सेंस ऑफ जिसके अध्यक्षता बनी है, जिसने अपॉइंट किया, तो उसको रिपोर्ट सौंपी जाएगी, तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी, या जो भी उस समय का करंटली होगा वो राज्यसभा को सौंपी जाएगी। और संसद में हर संसदीय समिति संसदीय मतलब नहीं होती, ये भी कन्फर्म मतलब ओनली मतलब होगी ऐसा नहीं है, ठीक है। अन्य कमेटियां भी हो सकती हैं उससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है हु स्टेटेड देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट इन मैनेजमेंट अफेयर्स, seldom do we have applied to the same principle twice in identical condition, allowance must be made for different changing circumstances। और रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ था, पूछा गया था कि प्रबंधन के मामलों में कुछ भी पूर्णतः निश्चित नहीं होता, क्योंकि समान परिस्थितियों में हमें शायद ही कभी एक ही सिद्धांत को 2 बार लागू करना पड़ता है, विभिन्न बदलती परिस्थितियों के लिए समायोजन करना आवश्यक होता है। इसका जो आंसर होगा वो हेनरी फ्योल होगा, ठीक। कि वही है कि उन्होंने कोट किया कि बता रहे थे मतलब एक चीज़ ऐसा नहीं है कि मतलब हो सकता है कि सिद्धांत जो हमने पहले लागू किया दोबारा भी लागू करना पड़ सकता है, तो ये छूट होनी चाहिए, मतलब ऐसा इंक्लूसिव होना चाहिए इस चीज़ को लेकर। दूसरा बोले 4 बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन आर, विभागीकरण के 4 आधार कौन कौन से हैं, तो उनका 4P का जो कॉन्सेप्ट है, पर्पज प्रोसेस प्लेस एंड पर्सन का, वही पूछा गया इसमें स्पेशली, यानी थर्ड आपका आंसर होगा इसमें, यानी पर्पज प्रोसेस पर्सन एंड प्लेस आपके। ग्रुपिंग वाइज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फंक्शंस पर्पज होंगे, टाइप ऑफ वर्क यानी प्रोसेस का उसका, ग्रुपिंग बाई द क्लाइंटेल ऑफ पीपल सर्व पर्सनस कौन कौन से, और जियोग्राफिकल एरिया को सेट करना उसमें, तो 4P में हो जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उच्च न्यायालयों को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। जो हाई कोर्ट्स बने उसमें अकॉर्डिंग तो आपको बताना है कि पहले कौन सा बाद में कौन सा। इसका आंसर होगा वो आपका 2 होगा, यानी आपके कर्नाटका 1884 में बनता है, गुवाहाटी 1948 एंड केरला 1958 एंड पंजाब एंड हरियाणा 1966। पंजाब हरियाणा का एक अंग रहा, जब इसका अलग हुआ तो फिर पंजाब का पुनराज गठन हुआ था ना, उसके हिसाब से फिर अलग अलग ही चीज़ें होती गई, ठीक है। सिक्किम का 1975 में पहले था, बट वही है कि जब डिवाइडेशन हुआ द स्टेट में तो वो चीज़ें फिर अलग हुई हैं, तो इसलिए
हो सकता है आपको कभी लगे 1947 भी था, और 1966 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये रही सारी लिस्ट हाई कोर्ट की जो आपके नोट्स में होनी ही चाहिए। कोलकाता, बम्बई, चेन्नई 1862, इलाहाबाद 1866, और कर्नाटक 1884 जो पूछा गया था, पटना 1960, जम्मू कश्मीर 1928, पंजाब एंड हरियाणा 1947 बट 1960 में जब अलग हो गए, गुवाहाटी 1948, और उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला, गुजरात, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 2000, झारखंड, ये 3 आपके हो जाएंगे 2000 में, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय 2013, और आंध्र प्रदेश 2019 से तेलंगाना। 2 आपके ये हो जाएंगे, 3 आपके ये अलग एक साथ हो जाएंगे। उनको थोड़ा सा आप एक बार याद करेंगे तो हो जाएंगे। और ये दाना उनका टेरिटोरियल जुडिक्शन और सीट कौन कौन सी है, ये भी आपसे पूछ सकता है। जैसे अगर आप बात करेंगे इलाहाबाद की, तो टेरिटोरियल जुडिक्शन तो उत्तर प्रदेश है भाई, इलाहाबाद तो है, बेंच एट लखनऊ में यूज़ की रहती है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट ए स्कीम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर ईयर ऑफ इनॉग्रेशन, एंड एक्ट पास कब कब हुआ। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, मिनिमम वेजेस एक्ट, मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये रहा इसका हिंदी में, और इंग्लिश में था। आंसर इसका होगा 2, यानी मिनिमम वेज एक्ट हम लोग पढ़ते हैं 1948, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 2015, उसके साथ में मिशन इंद्रधनुष आपका 2014 में, 2019 में आपका श्रम योगी मानधन योजना, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021। देखेंगे जो स्किल वाला था वो तो आपको पता ही कि आई थी, स्किल वाली आई थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल टाइप्स में देने के लिए। इंद्रधनुष हेल्थ मिशन के द्वारा लॉन्चिंग थी, उसके साथ में श्रम योगी जो पेंशन स्कीम थी, और डिजिटल हेल्थ मिशन था लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आयुष्मान भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर स्कीम्स है, आपको बताना है कि इनका सीक्वेंसिंग क्या होगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, खाद्य एवं पोषण बोर्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। तो आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है, तो आंसर इसका होगा 3rd। पहला पूछा गया था, जैसे मतलब सीक्वेंसिंग था, तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन था, एनसीडीसी, वो 1963 में बना था। ठीक है, और स्टैचुटरी बॉडी स्टैब्लिश हुआ था अंडर द एनसीडीसी एक्ट 1962, और फोर्स में कब आया 1963 में। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड आपका बना एफएनबी 1964 में आपका बना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 2008, उसके बाद में राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014, और लॉन्च फॉर द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस कैटल्स ब्रीड्स को बचाना, और राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं PDW, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इसको रिप्लेस किया गया 1995 के एक्ट को, तो ये दोबारा आया था 2016 वाला। तो ऐसे याद कर लीजिए NCDC, इस शॉर्टकट में आप याद कर सकते हैं 1963, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड 1964, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 2008, उसके साथ में राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में, और RW मतलब PWD जिसे कहते हैं राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में। इस सीक्वेंसिंग आपको याद होने 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको फैक्ट ही है, आप उसको बस याद कर लीजिए, क्योंकि स्कीम्स बहुत सारी हैं, मल्टीपल और स्कीम कहीं से भी पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट आर करेक्टली मैच्ड। जो हम लोगों की कुछ ट्रीटीज हुई हैं, अंटार्कटिका, PTBT, CTBT, NPT, ABM एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, तो उसको पूछा गया कि सही कौन से हैं इसमें। अंटार्कटिका ट्रीटी पूछा गया, PTBT, उसके बाद में NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी न्यूक्लियर की, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी आपसे पूछा गया कब कब हुई है, आपको बताना है। इसमें से जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका 2 सही, यानी ABC सही है इसमें। आइए देखते हैं कैसे। तो अंटार्कटिका टीजी आप देखेंगे तो 1959 में होता है, यानी अंटार्कटिका एक क्षेत्र से बाहर रखा गया कि इसमें कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। व्यक्ति का मतलब इसमें ऐसा कोई प्रयोग वैसे नहीं किए जाएंगे, एक साइंटिफिक अप्रोच के लिए रहेगा वहाँ पे, जैसे प्रयोगशालाएँ वगैरह होंगी। तो बेंस मिलिट्री एंड एक्टिविटीज एंड न्यूक्लियर टेस्टिंग अंटार्कटिका में, उसके साथ में PTBT आपका 1963, ठीक है 1960 करेक्ट है इसका। प्रोवाइड करता है न्यूक्लियर टेस्टिंग एटोमोस्फेयर, देख कितने 3 जगह पे था, एटोमोस्फेयर, आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर, जहाँ पे आप नहीं कर सकते। NPT आपका था 1968 में आता है, प्रिवेंट करता है स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन को। CTBT जो आया था वो 96 ये दिया गया था, 1996 में हुआ था, UNGA ने 1996, ठीक है। और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी जो आपकी 1972 में आई थी, वो साइन हुई थी USA एंड USSR के मध्य में, ठीक है। तो ABM आपका है 1972 इन द USA एंड द USSR, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें।
तो बेसिकली आपकी टीटी सारी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि दोबारा आपको सिंगल टीटी भी पूछ दें, मैच द कॉलम में पूछ दें, जिस तरीके से आपको याद रखनी है। जो सब्जेक्ट रहे हैं आर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया थ्रू द अमेंडमेंट के थ्रू जो आए हैं आपके आर्टिकल्स, उनको आपको लगाना है इन द क्रमबद्ध तरीके से। कि इससे पहले पूछा है कि जो 5 दिए गए हैं, यानी रिमूव्ड राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, इंसर्टेड अ न्यू चैप्टर ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, फॉर्मेशन ऑफ मेघालय स्टेट कैसे बना उसके बारे में, प्रीवी एंड प्रिविलेजेस जो मिल रहे थे हमारे फॉर्मर रूलर्स को, प्रेसिडेंसी स्टेट को, उनको रिमूव करने के लिए यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश बाद कन्फर्ड स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। तो जिसका आंसर होगा वो होगा 2, यानी कि CDBAE, यानी ये हिंदी में आपका दिया गया। आइए देखते हैं कैसे कैसे हो, क्योंकि ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन हो जाएंगे, इसको आपको याद रखना जरूरी है। यानी हम लोग कहते हैं मेघालय राज्य का जो गठन हुआ था वो 1969 में 22वें संविधान अधिनियम के द्वारा किया गया था, ये आपको बहुत ध्यान से रखना है। और दूसरा था कि भारतीय राज्यों के पूर्व शासकों, यानी क्रोनोलॉजी में है, उसके बाद आया 1971 में 26वां संविधान संशोधन, जिससे कि भारत के जो पूर्व शासक थे उनका प्रीवी पर समाप्त कर दिया गया इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। सरदार सिंह षडसिंघी कमेटी के आधार पर 8 उन्होंने रिकमेंड किए थे, 10 ऐड किए गए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। 8 रिकमेंडेशन था, 10 ऐड हुए, और लिए थे हम लोगों ने पूर्व सोवियत संघ से लिए थे, ठीक है, USSR से। उसके साथ में संपत्ति के अधिकार को 1978 के 44वें अधिनियम द्वारा, यानी जनता पार्टी जब आई अपनी सत्ता में तो उसने ये रिमूव कर दिया। ठीक, मौलिक अधिकार से हटा के एक कानूनी राइट टाइप का बना दिया। ठीक है, और फिर अरुणाचल प्रदेश को 55वें संविधान संशोधन यानी कि 1986 द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया अरुणाचल प्रदेश को राजीव गांधी सरकार में। तो सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कभी कभी एक माइंड बनाने के लिए कि ये किस जगह हुआ होगा, डेट अगर एग्जैक्ट नहीं पता तो उस कह सकते हैं कि उस समय के प्रधानमंत्री साहब आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 370 वाज अबरोगेटेड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया किस डेट, मतलब डेट पूछ रहा है, मार्च 2017, अगस्त 2019, नवंबर 2017 और जुलाई 2018। तो आप जानते हैं कि अगस्त 2019 में इसको रिमूव किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन और एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर यानी ऑर्डर जिसे दिया गया था के माध्यम से निरस्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 भी पारित हुआ, जिसके तहत 2 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग बनाया जाता है। ठीक है, ये प्रभावी कब से हुआ, 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ। तो 2-3 बातें रखने की वाली बात होती है। पहला, रिलेशन आर्टिकल 370 का राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा, डेट पूछ सकता है, और कौन कौन से 2 बने आपके, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा। और ये कब प्रभावी हुआ, ये बन सकता है आपका 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ। ठीक है, तो 5 अगस्त 2019 को पारित हुआ और लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट नेम ऑफ दोज हु ऑक्यूपाइड द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें से 5 नाम दिए गए हैं, जिसको वो बताना है कि जो CAG जिसे हम लोग कहते हैं वो कितने लोग, मतलब कौन कौन से लोग रहे हैं। वी नरिहर राव, रंजन गोगोई, विनोद राय, LM लिंगदू एंड गिरीश चंद्र मुर्मू। तो हम लोग जानते हैं कि वी नरिहर राव, विनोद राय एंड गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी आपका थर्ड आंसर, ये लोग आपके रहे हैं हिंदी में कैग रहे हैं, जैसे कि हमने इसमें हाईलाइट कर दिया है। वी नरिहर राव रहे हैं आपके, ठीक है, भारत के पहले महालेखा परीक्षक, ठीक है, 1949 से 54। फिर रंजन गोगोई आपके CGI रहे हैं, ठीक है। विनोद राय आपके 2018-2013 तक के बीच में रहे हैं। GM लिंगदू राय आपके CEC रहे हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू आपके हाल के कैग रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अब अगली और क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इनके बारे में अलग से पूछ लेगा, इनके बारे में अलग से पूछ लेगा। तो करंटली आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि करंट के जो CEC हैं वो कितने नंबर के हैं और उनका नाम क्या है। ये आपका वर्क रहेगा, जिससे आपका रिवीजन भी टाइम टू टाइम होता रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ह्यूमन राइट के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ईयर कब कब हुआ ये आपको बताना है। जैसे कहते हैं कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर, वियना कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट एंड जेनोसाइड कन्वेंशन के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कब कब हुआ। तो जिसका आंसर होगा वो होगा आपका 2, यानी A का 1, यानी इससे पहले होगा जो आपका कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड 1990, टॉर्चर डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर 1975, वियना कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट जो हुआ था आपका वो 1993 में होता है, और जेनोसाइड कन्वेंशन जो आपका हुआ वो 1951 में होता है। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड 1990, डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर 1975, वियना कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट 1993 और जेनोसाइड कन्वेंशन 1951। तो ये आपको बिल्कुल एक, ऐसा मैंने बताया था, नोट्स बनाने के लिए
तो नोट कर लीजिए, यहाँ पे ऐसे एकदम टेबल टाइप क्या बना लीजिए, उसमें से ऐसे डिवाइड कर दीजिए, जैसे मैंने लिखा है उसको आप नोट कर लीजिए, तो आपको रिवाइजन करने में बार बार फायदा मिलेगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ लोकसभा सीट से क्वेश्चन आया, और ये भी फेवरेट क्वेश्चन टाइप का बन गया कि आपसे हर बार स्टेट चेंज कर करके आपसे पूछ रहा है कि सीटें कितनी हैं। तो आपको बताना है असम, कर्नाटका, उड़ीसा एंड दिल्ली के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही होगा इसमें से। तो आप जानते हैं कि असम में जो आपकी सीटें हैं वो लगभग 14 सीटें हैं। उसके बाद में कर्नाटका में जो आपकी हैं वो 28 सीटें हैं, उड़ीसा में आपकी 21 हैं, और दिल्ली में 7 सीटें हैं। तो इस तरीके से आपको जो आंसर होगा वो आपका थर्ड होगा। असम में आपकी 14 सीटें हैं, कर्नाटका आपकी 28 सीटें हैं, उड़ीसा 21 और दिल्ली 7 है। इसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की थी इससे। आप चाहें तो वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, संसद की वेबसाइट या जो इलेक्शन कमीशन की, उसमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कितनी कितनी सीटें हैं। तो आप उसको एक बार नोट कर लीजिए पूरी 28 राज्यों की, तो सबको आइडिया लगेगा कितनी कितनी सीटें लोकसभा में और राज्यसभा दोनों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्नेनेस कॉइन द टर्म, किसने मतलब अर्नेनेस ने जो कॉइन किया था उसे क्या कहेंगे? डीप इकोलॉजी, होमोस्टैटिस, इंटीग्रल ह्यूमन एम, या वल्कर वर्क से गेस्टेड। तो आपका डीप इकोलॉजी इसका आंसर होगा। गहन पारिस्थितिकी के बारे में उन्होंंने बताया। नॉर्वे के दार्शनिक रहे हैं अर्नेनेस ने डीप इकोलॉजी और गहन पारिस्थितिकी जिसे हम लोग कहते हैं का शब्द का प्रयोग किया था। यह एक पर्यावरण दर्शन है जो मानता है कि सभी जीव और प्राकृतिक तत्व अपने आप में मूल्यवान, ना कि केवल मानव उपयोगिता के लिए। तो डीप इकोलॉजी एंड साइकोलॉजी इकोलॉजी के बारे में अर्नेनेस ने बात की है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं शैलो इकोलॉजी वर्सेस डीप इकोलॉजी। और हम लोग बात करें डीप जो होती है वो पर्यावरण को सेंटर लेके चलती है, शैलो इकोलॉजी आपको ह्यूमन सेंटर लेके चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है इस समय? तो अब आपको जानते हैं इसमें आसिफ अली जरदारी इस समय इसमें करंट में है। आसिफ अली जरदारी ये है, इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट थिंकर्स एंड आइडियाज फ्रॉम बिलो, मतलब यहाँ पे आपको 5 दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर, एम पी फॉलेट, एल्टन मेयो एंड चेस्टर बर्नार्ड। तो आप जानते हैं कि इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा आंसर 3। और हेनरी फ्योल को हम लोग जानते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल से। फ्योल इज नोन एज अ फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्कूल के लिए। फिर आपके मैक्स वेबर आते हैं, जो जाने जाते हैं लीगल रेशनल नहीं, लीगल रेशनल की, जहाँ पे ऑप्शन में दिया था ये मैं देख लेता हूँ। देखो लीगल इरेशनल है, ठीक है, यहाँ क्या होगा? रेशनल, तार्किकता वाला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लीगल रेशनल अथॉरिटी। एमपी फॉलेट आपका आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताती हैं। ठीक है, फॉलेट एम्फेसाइज कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन एज वे टू अचीव हार्मनी इन ऑर्गेनाइजेशन। एल्टन मेयो का जो आप जानते हैं द ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं, हॉथॉर्न स्टडी। कीवर्ड्स हैं ये सारा आपको याद रखने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन यहीं से अधिकतर पूछा जाता है। इल्यूमिनेशन, ठीक है, बिगिनिंग द इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में। उसका चेस्टर बर्नार्ड, स्पिरिचुअल फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल। बर्नार्ड इज रिगार्डेड एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल ड्यू टू हिज वर्क। फिर कौन सा है? द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बुक का नाम है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा? अगली बार से आपसे बुक पूछ सकता है अलग से। ठीक है, ये पूछेगा कि स्पिरिचुअल फादर ऑफ द, तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगर हॉथॉर्न स्टडी की किस में किया था? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक में किया था, ये पूछेगा। तो मैंने एक पेज में काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं, तो आप पहचानिए कि इस क्वेश्चन को कैसे दोबारा पूछा जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट 1933 द स्टेट हैज 4 फीचर। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आपको देखना है तो ऐसे सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा आपको मिलेगा 2018 का जो एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें कौन कौन से 1933 की जो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुआ था फीचर्स क्या क्या हैं। तो क्या क्या बताना है? ए डिफाइंड टेरिटरी, ए परमानेंट पॉपुलेशन, एन इफेक्टिव गवर्नमेंट, द कैपेसिटी टू द एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट, फ्रीडम टू फॉर्म द यूनियन। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ए बी सी डी, ये वाला हिंदी में रहा। ठीक, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन का आंसर एक है इसका। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट 1933, यह की जो ट्रीटी थी वो अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। ठीक है, मॉन्टेविडियो में होती है 1933 में, मॉन्टेविडियो उरुग्वे में एक आयोजित होता है एक सम्मेलन में लैटिन अमेरिकी देशों और यूएसए ने एक अपनाया था। इस कन्वेंशन में परिभाषित किया कि राज्य कहलाने के लिए 4 तत्व आपके पास होने चाहिए करंटली में।
तब आप कहलाएंगे एक राज्य। कौन कौन से? सबसे पहले होनी चाहिए एक स्थायी जनसंख्या आपके पास होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि राज्य में रहने वाले लोगों का एक स्थायी समुदाय होना चाहिए, चाहे उनकी संख्या कम हो या अधिक। उसके बाद यह आवश्यक नहीं कि जनसंख्या बहुत बड़ी हो, बल्कि यह जरूरी कुछ लोग वहाँ स्थायी रूप से निवास करते हो। ठीक है, पहला, जैसे वेटिकन सिटी की जनसंख्या बहुत कम है फिर भी एक राज्य मानी जाती है। ठीक है, तो पहला स्थायी समुदाय होना चाहिए। डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, राज्य के पास एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र यानी कि एक टेरिटरी पता होना कि कहाँ तक उसका क्षेत्र है। सीमाओं पर विवाद होने पर भी राज्य का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद के बावजूद दोनों राज्य मतलब एग्जिस्ट करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि राज्य का भौगोलिक अस्तित्व स्पष्ट रूप से पहचाना जा सके। तो डिफाइंड टेरिटरी के लिए हो गया। एंड थर्ड होगा एक प्रभावी सरकार होना चाहिए, इफेक्टिव गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, यानी कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि पता दो सरकार है कौन सी। राज्य में एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी होनी चाहिए जो कानून बनाए, लागू करे और व्यवस्था बनाए रखे। ये आपको ध्यान रखना। यह सरकार राज्य के भीतर नियंत्रण रखे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे प्रतिनिधित्व कर सके। उदाहरण, यदि किसी क्षेत्र में स्थायी सरकार नहीं है, जैसे असफल राज्य होते हैं जैसे हम लोग कहते हैं, तो उसकी राज्य के रूप में संदेशवाद होने लगती है, यहाँ फील्ड राज हो जाता है। साथ में कैपेसिटी टू एंटर इनटू द रिलेशन विद द अदर स्टेट के साथ में वो संबंध बना सके। राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र होने के लिए कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि राज्य को सोवरन होना चाहिए ताकि वह अन्य राज्यों के साथ कूटनीतिक, आर्थिक या राजनीतिक संबंध स्थापित कर सके। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर सके। यह उनकी संप्रभुता जिसे हम लोग कहते हैं सोवरनिटी का प्रतीक कहलाता है। तो एक बार और रिवाइज करते हैं। स्थायी जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, प्रभावी सरकार होना, ठीक है, और उसके साथ में अन्य राज्य संबंध बनाए लिए, प्रभावी सरकार होगी, स्थायी जनसंख्या को निश्चित क्षेत्र हो गया। ठीक है, उसके साथ में अगला है हु रोड द बुक टर्माइट इन द ट्रेडिंग सिस्टम। अब ये बुक के बारे में पूछा है। अब इसमें कौन होगा? अमर्त्य सेन होंगे, थॉमस हॉब्स होगा, सुसान जियोर्जे होगा, यानी जगदीश भगवती होंगे। इसका आंसर होगा आपका जगदीश भगवती। और मेरा हमेशा रहा है कि अगर कोई बुक आएगी तो उसका जरूर जितना फोटो हो सकेगा मतलब अवेलेबल होगा इंटरनेट पे, मैं देने की कोशिश करता हूँ। जगदीश भगवती की बुक है ये, टर्माइट्स इन द ट्रेडिंग सिस्टम, हाउ प्रोफेशनल एग्रीमेंट अंडरमाइन फ्री ट्रेड के अंदर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको और ऐड कर लेना नोट्स में इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म द वाशिंगटन कंसेंसस वाज कॉइन्ड बाय। द वाशिंगटन कंसेंसस जो आपका है शब्द का निर्माण किसके द्वारा किया गया? हन्ना आरेंट, मैक्स वेबर, मिल्टन फ्रीडमैन एंड जॉन विलियमसन। तो आप जानते हैं जॉन विलियमसन ने इसके बारे में बताया। ठीक है, द वाशिंगटन कंसेंसस शब्द का पहली बार प्रयोग जो किया ब्रिटिश अर्थशास्त्री रहे जॉन विलियमसन ने 1989 में किया था। तो क्वेश्चन आपका फिर से बन सकता है कि 1989 में कब प्रयोग किया गया था विलियमसन। तो मतलब एक से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन रेडी हो सकता है। ये सब उस समय के वाशिंगटन स्थित संस्थानों जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, US ट्रेजरी डिपार्टमेंट द्वारा विकसित आर्थिक नीतियों के सेट को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। यह विकासशील देशों के लिए सुझाई गई मार्केट ओरिएंटेड आर्थिक नीतियों का समूह था। इनका उद्देश्य था आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना था। इनमें 10 प्रमुख नीतियां थीं, जैसे कि वित्तीय अनुशासन लाना, फिजिकल डिसिप्लिन लाना, सार्वजनिक व्यय में प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण करना, कर सुधार करना, ब्याज दरों का उदारीकरण करना, प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय दर जो एक्सचेंज वैल्यू में हो गया, ट्रेड लिबरलाइजेशन, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करना, प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, विनियमन में कमियों, संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करना। तो इतना आप तो जरूर याद रखिएगा। वाशिंगटन कंसेंसस उसका किसने उपयोग किया? विलियमसन ने। कब किया? 1989 में। और किसके संदर्भ में किया? यानी IMF, वर्ल्ड बैंक, US ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द GVK के राव कमेटी was appointed by the planning commission to review the existing administrative arrangement for the rural development in। योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए GVK राव समिति की स्थापना कब हुई थी? मैंने हर वीडियो में अपने जितने भी पंचायती राज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया मैंने बताया। NTA या अदर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है पंचायती राज की संस्थाओं, उनकी डेट्स और सीक्वेंसिंग को लेकर, या उनके अंदर कुछ कुछ डिटेल जो दी गई उसके बारे में। तो जिसका आंसर होगा वो होगा 1985। ठीक है, अब थोड़ा सा कमेटीज आप देख लीजिए, मैंने फिर ऐड कर दी है कि जो बलवंत राय कमेटी थी आपकी वो 1957 में आती है। बलवंत राय मेहता उसके अध्यक्ष। उसके साथ में पंचायती राज संस्थाओं, देखिए यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया। पंचायती राज संस्थाओं को 3 स्तरीय ढांचा सुझाया गया, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, और जो CDP हुआ था उसमें जांचने के लिए कमेटी गठित की गई थी। अशोक मेहता कमेटी 1977, अशोक मेहता अध्यक्ष थे। 2 स्तरीय प्रणाली मतलब 2 लेयर की बात की इन्होंने। ठीक है,
इन्होंने 3 लेयर की बात की है। उन्होंने बताया जिला परिषद बनना चाहिए, मंडल पंचायत बननी चाहिए। राजनीतिक दलों की भागीदारी पर बल देते हैं और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश भी करते हैं। ठीक है, फिर आपकी आती है हनुमंता राव कमेटी, 1983 में आती है। डॉक्टर हनुमंता राव उसके अध्यक्ष होते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को अधिक वित्तीय अधिकार देने पर बल प्रदान करते हैं। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में विकेंद्रीकरण की सिफारिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है जीवी के राव 1985 जो क्वेश्चन पूछा गया। ग्रामीण विकास कार्यों में पंचायती राज संस्थाओं को केंद्रीय भूमिका निभाने पर बल देते हैं। जिला स्तर पर DRDA, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी की बात करते हैं, सशक्त बनाने की सिफारिश करते हैं। LM सिंघवी कमेटी 1986, डॉक्टर LM सिंघवी, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश। लोक अदालतों और ग्राम न्याय व्यवस्था की बात की इन्होंने। फिर आता है आपका जो लास्ट 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिससे हमें संवैधानिक दर्जा मिला 1992। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 3 स्तरीय प्रणाली को बाध्यकारी बनाया गया। महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया गया। तो देख सकते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, हनुमंता राव, GV राव, LM सिंघवी एंड 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। एक सीक्वेंस में याद कर लीजिए, डेट से याद कर लीजिए, नोट्स में जरूर आपका ऐड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मिजोरम एक्ट है, मतलब एक्ट थे और उसको ईयर से मिलाना है आपको कि कौन सा कब कब हुआ। यानी मिजोरम राज्य, गोवा दमन दीप पुनर्गठन, बिहार पुनर्गठन दोबारा जब होता है वो, पंजाब पुनर्गठन। तो देखिए बिहार का जो पुनर्गठन हुआ वो आप जानते हैं 2000 में हुआ। अगर आप एक भी लगा लेंगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। देखिए मिल भी गया, सी का 1 देख लेते हैं। तब भी एक का सेकंड होना चाहिए, यानी कि मिजोरम जो 1986 में हुआ। उसके बाद में गोवा दमन दीप का लगभग शुरुआत में ही हुआ था। उसके साथ में पंजाब का हुआ 1966 में भी। और आपका बिहार वाला हो गया ये, गोवा वाला हो गया 1987। देखते हैं यहाँ मैंने नोट कर दिया होगा। स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986, गोवा दमन दीप वाला 1987। उसके बाद में ये रीऑर्गेनाइजेशन वाले एक्ट हैं। ठीक है, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन 1966 और बिहार रीऑर्गेनाइजेशन 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, एक हमने क्वेश्चन देखा था लोकसभा में सीट वाला, अब है विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी स्ट्रेंथ है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, मिजोरम एंड पश्चिम बंगाल में कितनी 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 स्ट्रेंथ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा, एक आंसर होगा। आंध्र प्रदेश में आपकी 175 सीटें हैं, गुजरात में आपकी 182 सीटें हैं, मिजोरम में 40 और पश्चिम बंगाल में 294। देखिए अब अगर ऐसे भी ऐड लगाएंगे तो पश्चिम बंगाल ऊपर होगा 294 के साथ में। उसके साथ में गुजरात है, आंध्र प्रदेश और मिजोरम है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ स्टैलिनग्राड, मुनिच एग्रीमेंट, उसके बाद अमेरिकन जेनोसाइड का कन्वेंशन एंड द यूरोपियन यूनियन क्रिएटेड कब कब होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको बताना है, तो इसका आंसर जो होगा आपका फर्स्ट होगा, यानी बैटल ऑफ स्टैलिनग्राड 1942 से 43 के बीच होता है। मुनिच एग्रीमेंट 1938 में होता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका है। उसके साथ में अमेरिकन जेनोसाइड होता है 1950 में, और यूरोपियन यूनियन जो हम लोग जानते हैं मॉस्टर संदेश बनता है 1993 में बनता है। तो मैंने बताया ये सारे आप सीक्वेंस में आप नोट्स में ऐड कर लेना इसको। ठीक है, ध्यान से, बिकॉज हो सकता है क्वेश्चन दोबारा आपका फिर से रिपीट करे यही एक दो बार क्वेश्चन में, तो आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन इसका होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज समता संघ वाज फाउंडेड बाय, जो हम लोग जानते हैं समाज समता संघ की स्थापना किसने की थी। तो आप जानते हैं कि BR अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने के उद्देश्य से 4 सितंबर 1927 को समाज समता संघ की स्थापना की। ठीक है, समाज समता संघ, ये आपको बिल्कुल गौर से ध्यान रखना है। इसको दोबारा भी क्वेश्चन इससे रिपीट होगा अम्बेडकर जी से रिलेटेड। इनकी एक मूक नायक था और बहिष्कृत भारत, आप ध्यान रखना। स्तंभ और समाज सुधार पर लेख लिखा मूक नायक पे, और बहिष्कृत भारत लिखा इन्होंने। ठीक है, दलित अधिकार, सामाजिक समानता और न्याय पर उन्होंने लेख लिखे। तो दो ही याद रखना है, समाज समता संघ और मूक नायक बहिष्कृत भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग डिग्निटीज विद रिस्पेक्ट टू रैंक एज अपीयर्ड इन द टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, यानी उसको रैंकिंग में लगाना है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि कौन से थे ये रहे हिंदी में। इसका जो आंसर होगा वो एक होगा। आइए देखते कैसे। सबसे पहले हम लोगों के पूर्व राष्ट्रपति, फिर उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सॉलिसिटर जनरल रहेंगे। अब ये कहाँ मिलेगा आपको, तो मैंने इसकी वेबसाइट ये ऐड कर दी। इस वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं,
या आप डालेंगे इस तरीके से क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा प्रेसिडेंट का सेक्रेटरीट के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है, इसमें बताया गया है कि किस किस कौन कौन पद पर रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले नंबर। तो अगर थोड़ा सा आप याद रखेंगे, सबसे पहले कि राष्ट्रपति होता है, ठीक है, देश तो राष्ट्रपति होगा, फिर उपराष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये तीन आप सीक्वेंस याद कर लीजिए। चौथा गवर्नर रख लीजिए, उसका तो फॉर्म प्रेसिडेंट आ जाएगा, क्योंकि अगर गवर्नर ऑफ द स्टेट हो गए तो अब आ जाएंगे पूर्व राष्ट्रपति, यही पूछा गया था क्वेश्चन में। फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर 5A नंबर पर बैठते हैं, मतलब एक सीक्वेंसिंग में। 6 में रहेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। फिर आता है कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन बैठते हैं, और फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन और राज्यसभा एंड लोकसभा। 7A में होल्डर ऑफ आर भारत रत्न डेकोरेशन, ठीक है। फिर 8 नंबर पर एम्बेसडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हाई कमिश्नर ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है। जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज हैं ये, ठीक है, सिर्फ। 9A में यूपीएससी के चेयरमैन, सीईसी और कैग, ये 9 पे। 10 के रहेंगे डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा, मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनियन एंड डिफेंस ऑफ द डिफेंस मैटर के जितने मिनिस्टर रहेंगे वो बैठेंगे। इस सीक्वेंस आप देख लीजिए, मैंने आपको याद करने चाहिए, क्योंकि सभी याद करना तो पॉसिबल नहीं है, बट आप देख लीजिए अभी तक क्वेश्चन जो आए हैं उनसे आप रेट करके सारे याद कर लीजिए, सारे आपके स्क्रीन के सामने हैं, ये है 22 तक, 23, 24, ठीक है। तो इस वेबसाइट को मैंने ऐड कर दी है, इसलिए आप इस पर जाकर दे सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की है, ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, who developed a humanistic critique of the Western Enlightenment that uncovered its link to colonialism and highlighted narrative of oppression, culture and ideological biases that disempowered colonized people by representing them as the non-Western other। पूछा गया किसने पश्चिमी ज्ञानों की मानवतावादी आलोचना की, विकसित की कि जिसको उपनिवेशवाद के साथ के संबंधों को उजागर किया, उत्पीड़न की कथा, सांस्कृतिक और वैचारिक पूर्वाग्रहों को उजागर किया, जिसने उपनिवेशित लोगों को गैर पश्चिमी अन्य के रूप में प्रस्तुत करके उन्हें शक्तिहीन कर दिया। अगर आप थोड़ा देखेंगे तो इन्होंने जो थिंकिंग की बात हो रही है वो कॉलोनाइजेशन की, उपनिवेशवाद की बात हो रही है, तो आप एक थिंकर देखेंगे इसमें से स्पेशली जो आपके एडवर्ड सैड हैं, वो ओरिएंटलिज्म पे लिखते हैं, उपनिवेशवाद पे लिखते हैं। तो उनका ये कोट है कि एडवर्ड, जो लिखा उन्होंने एडवर्ड सैड ने, जो मैंने आपको बताया अभी, तो एडवर्ड सैड एक प्रमुख साहित्यिक, आलोचक, समाजशास्त्री और पॉलिटिकल थिंकर में थे। पोस्ट कॉलोनियलिज्म का जो है, ठीक है, इनके अध्ययन का केंद्र है, ओरिएंटलिज्म के क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया, उनकी बुक भी ओरिएंटलिज्म है, ठीक है। देखिए बुक है ये ओरिएंटलिज्म, पश्चिमी दर्शन में पूर्व और साम्राज्यवाद का विस्तार बताते हैं, कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म 1993 में आती है, द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टीन 1979, कवरिंग इस्लाम 1981, पीस एंड डिसकंटेंट ऐसे ऑन द पैलेस्टीन इन द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में, उस पर लिखते हैं 1995 में, ओरिएंटलिज्म, कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टीन, कवरिंग इस्लाम, पीस एंड इट्स डिसकंटेंट ऐसे ऑन द पैलेस्टीन इन द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको है। अगला क्वेश्चन है, विच रिवर डिमार्केट्स द बॉर्डर बिटवीन बांग्लादेश एंड म्यांमार, ऐसी कौन सी नदी निकलती है बांग्लादेश म्यांमार के बीच में जो सीमा को निर्धारित करती है कि ये सीमा म्यांमार की है, बांग्लादेश की है। तो आपकी जो रिवर है नेफ, वो रिवर बनाती है। मैंने इसका मैप ऐड किया है, नेफ रिवर जो आपकी, ये रही नेफ रिवर, ये है बर्मा म्यांमार का हिस्सा, ये है बांग्लादेश का, तो ये जो नदी है, ये जो आपकी नेफ है, ये आपकी हिस्सा बनाती है, ठीक है, ये जो हाईलाइटेड एरिया है, ठीक है। बट फिलहाल आप एक बार याद कर लीजिए इसको, ऐसा कोई स्पेशल नहीं कि दोबारा भी आए, बट एक बार आपको याद करना पड़ेगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द ईयर इट्स एडिशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये रहा इंग्लिश हिंदी कि कौन कौन कब कब आया, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। फॉरेस्ट इंसर्टेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 12th शेड्यूल, और उसका संथाली ने 8th शेड्यूल, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा आंसर 2, यानी DECBA। आइए देखते हैं कैसे। तो 9th शेड्यूल जो आपकी ऐड होती है सबसे पहले हो जाती है 1951 में, ठीक है। उस वक्त फॉरेस्ट को दिया जाता है 1976 में, इन कंकरेंट लिस्ट में लाया जाता है। 10वीं अनुसूची दल बदल के लिए 1985 में लाया जाता है। 12वीं अनुसूची जो आपकी आती है वो 1982 में आती है, यानी 12वीं जो अनुसूची आई थी आपकी पंचायतों के लिए और नगर पालिका के लिए, वो शेड्यूल्स आ जाती हैं। और 8वीं सचिव में संथाली जोड़ा जाता है 2003 में। तो इनको आप एक बार सीक्वेंस में फिर से याद कर लेना। मैंने जितने क्वेश्चन लगता है वो कॉन्सेप्ट कम फैक्ट ज़्यादा पे वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु रोट द बुक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट गोल्स एंड मैटर। तो इसकी जो बुक लिखी है आपकी जॉर्ज एफ ग्रेंट ने लिखी है, ये बुक है इसकी, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट गोल एंड मेथड। मैंने जितनी बुक आपको कराई वो एक पेज में आप लिख लीजिए बुक्स, और इधर से लिस्ट बना लीजिए इस तरीके से, यहाँ उसके थिंकर, उसकी जो बुक का नाम और उसका ईयर, तीनों चीज़ आपके पास नोट होनी चाहिए इसके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्फेसाइजेस ऑन, जो हमारा प्रस्तावना है वो किस चीज़ को दर्शाती है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, मोनार्की एंड फ्रेटर्निटी। तो हम लोग जानते हैं कि मोनार्की छोड़ दें, अगर डी को ऑप्शन को रिमूव करें, सिंपल सी बात है कि राजतंत्र तो नहीं है ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात करती है अपने संविधान की, जो यानी हमारा न्याय, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास धर्म की स्वतंत्रता, उसके बाद अवसरों और सॉरी एक्स्ट्रा है, अवसरों और कानूनों की समक्ष समानता और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखना। ठीक है, प्रियम्बल को आपको बहुत अच्छे से एक बार और पढ़ के जाना है। ठीक है, ये हो गया। इन विच ईयर, बाली का जो टेरर बॉम्बिंग अटैक हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1999, 2002, 2005, 2007, 2002 में इसका हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेस्ट लेजिस्लेटिव पावर इन पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिलेटेड टू इलेक्शंस। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को चुनाव संबंधित कानून बनाने की विधायी शक्ति प्रदान करता है? अब देखिए, यहाँ बात हो रही है संसद को। ठीक है, तो ये ध्यान आपको बहुत गौर से रखना है। देखिए, 2 यहाँ पे बनते हैं, एक तो संसद को शक्ति भी है और एक राज्य के विधानमंडल को भी शक्ति है। तो इसका जो आंसर होगा वो आर्टिकल 3 to 7 होगा। तो इसके लिए मैंने यूज किया है बेयर एक्ट। अगर नहीं पता तो बेयर एक्ट ऐसा संविधान की मूल प्रति टाइप की होती है, वो आप जरूर पढ़ें एक बार, क्योंकि उसमें आपको जो डेटा मिलेगा ना वो ऑथेंटिक होगा। ठीक है, जैसे ये मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया, मैंने इसीलिए इसका सोर्स भी दिया है, क्रेडिट दिया है कि 3 to 7 जो हमारा है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर। ठीक है, संसद को है शक्ति। तो जो 3 to 8 आपका है वो विधानमंडल को शक्ति है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया 3 to 8 का है, पर 3 to 7 का है कि विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद शक्ति। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद समय समय और विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या सशक्त सभी विषयों के संबंध में इनके अंतर्गत निर्वाचक नामावली, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय उपबंध कर सकेगी। तो बेसिकली आप देख रहे हैं संसद को शक्ति इस प्रकार से दी गई। तो 3 to 7 आप आर्टिकल याद रखना इसमें। ये रहा 3 to 8 आपका, किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। देखिए, इतना डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बेयर एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, बेयर एक्ट को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। देख रहे हैं 2 लाइन में कितना डिफरेंस है सिर्फ। यहाँ है विधानमंडलों के निर्वाचन संबंध में और यहाँ हो गया उस विधानमंडल की शक्ति। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहाँ तक संसद से निमित्त उपबंध नहीं करती है वहां तक किसी राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा उस राज्य की विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन के निर्वाचनों संबंधित या सशक्त सभी विषयों के संबंध इनके अंतर्गत निर्वाचक नामावली तैयार कराना या सदन या सदनों का सम्यक गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय पर उपबंध कर सकेगा। ठीक है, ये आपको पढ़ना एक बार पड़ेगा और अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति हैं उनका पोजीशन का क्या रहेगी आपको बताना है। केपीएस मेनन, जस्टिस फजल अली, जनरल के एस थिमैया, नलिनी रंजन सरकार। तो इसमें आप जो देखेंगे वो आप पाएंगे कि इसमें जो आंसर होगा वो आपका 1 होगा। इजी बनाया था, जिसने ही बनाया पेपर भाई। केपीएस मेनन को दे दिया चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन कोरिया पे जब गए थे तो वो के चेयरमैन बने थे। हम लोग जस्टिस फजल अली को जानते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रहे हैं। ठीक है, उसका जनरल के एस थिमैया रहे हैं चेयरमैन ऑफ द न्यूट्रल नेशंस रिपेट्रिएशन पार्टीशन कमीशन के, और नलिनी रंजन सरकार आपकी रही है भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ की अध्यक्ष के बारे में। तो थोड़ा हो सकता है कि ऐसी क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं कि किस पद पे वो रहे होंगे, बट आप क्वेश्चन ये जानते हैं कि फजल अली को तो अधिकतर हम लोग पढ़ते ही रहते हैं कि चेयरमैन ऑफ द रहे हैं स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन के, तो आपको याद रखना था। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन सारे